नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का ये सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ये सेशन नहीं है, आपको जैसे कि पता होगा मैं ऐसे काम कम ही करता हूँ कि हर दूसरे दिन मोटिवेशन लेकर आ जाऊं या स्ट्रेटेजी बताने आ जाऊं। ठीक है, आज मैंने बहुत समय बाद, सालों बाद समय निकाला होगा आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं आपसे बातचीत ही करने वाला हूं, और केवल बातचीत नहीं है वो, आज के सेशन में आपको आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बातें ऐसी जरूर बोलूंगा जो किसी बच्चे को बुरी भी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, पर सच बात बताऊंगा आपको। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना भी कैसे चाहिए। एक एक सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटेजी भी आज बताने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि इतने घंटे पढ़ो ये करो। मैं ये बताऊंगा कि क्या बच्चा सोचता है, क्या उसे करना चाहिए, क्या पेपर डिमांड करता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि ये आपको बताया ये फॉलो कर लो। ठीक है, तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं कैसे तैयारी करता था, कैसे मैंने 5 बार सिलेक्शन ले पाया, ऐसा कैसे हुआ कि भाई मैं तो 5 बार ले पाया पर एक बार लेना ही आज बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, अगर आप में हिम्मत हो कि भाई कड़वे से कड़वी चीज सुनने की, तो ही आज का सेशन आपके लिए लाभदायक है, अदरवाइज लाभदायक नहीं है, क्योंकि मैं सारी बात आपके सामने सच रखूंगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से लगातार आप तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद फाइनली ये रियलाइज होता है कि यार जॉब नहीं लग रही। ठीक है, मैं आपको ना स्पष्ट रूप से सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। पहले तो मैं आपसे सारी बात ये क्लियर करूंगा, मैं ये बताऊंगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फिर मैं आपके कमेंट्स लूंगा। ठीक है, तो ये बातचीत थोड़ी लंबी जाने वाली है, छोटी बातचीत नहीं रहेगी, लंबी रहेगी। और सारे पॉइंट मैं लिख कर लाया हूं आज यहाँ पर। ठीक है, सारे पॉइंट मैं लिख कर लाया हूं क्योंकि मेरे काफी टाइम से, लगभग हफ्तों से मैं लगा हुआ हूं इस चीज में कि भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, ये मानसिकता चल रही है एक कॉम्पिटिटिव दुनिया में बच्चे की। हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी तो बता देता है, पर सच से रूबरू कोई नहीं कराता कि भाई ये सच है। ठीक है, मैं आपके सामने सच लेकर आया हूं, कोई बिजनेस रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड मैं कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको चीजें तरीके से समझाने वाला हूँ कि भाई ये प्रैक्टिकल दुनिया है, इसे आप ऐसे समझेंगे तो रास्ता आसान हो सकता है, नहीं तो भूल जाइए सरकारी नौकरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सभी लोग तैयार होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपके कमेंट भी लूंगा सबके, पर थोड़ा इंतजार करिए, धीरे धीरे करके, लंबी बातचीत है, सबके कमेंट भी लूंगा। आप कमेंट में जो भी पूछेंगे उसका जवाब भी मैं दूंगा। ठीक है, देखिए ये सब दिमाग में रखकर तैयारी करो। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ पॉइंट आपके सामने हैं, ये मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सच है। ठीक है, अब आप कुछ माने या ना माने, अल्टीमेटली ना फैक्ट यही रहता है। सबसे पहली बात यह है कि जो सरकार है ना, वो आप पे एहसान कर रही है एक बहुत बड़ा, आपको सरकारी नौकरी देकर। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं दिखाने के लिए, नहीं तो उसका बस चले तो कोई नौकरी ना दे वो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दिमाग में डाल लो, जिस सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो, कि भाई हाँ हमें यूथ को वो देनी है, जॉब देनी है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और यूथ आगे जाना चाहिए, बेहतर इंडिया होना चाहिए, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, ये ध्यान रखिए, वो एहसान कर रही है। जब मैं तैयारी करता था ना, मैं भी ये बात सोचता था, जब मैं तैयारी करता था मैं भी ये बात सोचता था कि सरकार एक बहुत बड़ा एहसान कर रही है मेरे पे, मैं थैंकफुल होऊंगा अगर मुझे मिल जाएगी नौकरी, पर मैं फाइट जरूर करूंगा। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि चीटिंग हो रही है। हमारे टाइम में भी बहुत सारी चीटिंग वीटिंग होती थी, पर चीटिंग का भी ना एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि चीटिंग ही चीटिंग से सिलेक्शन हो रहा है, नहीं। मैं पॉजिटिव बात भी आपको बताऊंगा, पर जब आप सरकारी जॉब के फेस में घुसते हैं ना, तो घुसते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि यार सरकार हम पे एहसान कर रही है, हम सरकार पे एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, ये सच है, आप चाहे माने या ना माने।
ठीक है, हम जगह जगह प्रोटेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कभी कट ऑफ नहीं आई, कभी रिजल्ट नहीं होता, आखिर में सरकार के चाहने से ही है सब कुछ। ठीक है, तो हमें ये चीज माननी पड़ेगी तैयारी करने से पहले कि सरकार हम पे आसानी कर रही है नौकरी देके। ठीक है, अब हमारा इंडिया वो इंडिया वैसा नहीं है, उतना डेवलप्ड नहीं है कि जहां सरकार को भी लगे कि हाँ यार मेरे को एम्प्लॉयज की जरूरत है, अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यूथ के लिए, वो नहीं है। ये मान के चलिए प्रैक्टिकल है यार, ये भारत में ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं तैयारी कर रहे हैं आप, तो 2 से 3 साल का समय लगेगा ही लगेगा, पक्का लगना है 2 से 3 साल का समय। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं ना, तो भी 2 से 3 साल का समय लगना है। ठीक है, ये सोच के तैयारी करिए। ये पता है बातें मैं क्यों बता रहा हूं, आप में से कई बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि भाई पेपर क्लियर नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई ये सरकारी नौकरी है, आपको चाहिए क्यों? क्योंकि ये आपके पास जिंदगी भर रहने वाली है, और जिंदगी भर रहने वाली चीज इतनी आराम से मिल जाए तो बात ही क्या है भाई। ठीक है, ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल आपको लगने ही लगने हैं जॉब मिलने में। मैं आपसे कह रहा हूं जब से आपने फॉर्म भरा तब से आपको जॉब मिलने में, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है इंडिया में कि भाई तब से तब तक एग्जाम होगा, तब से तब तक रिजल्ट आएगा, तब से तब तक ज्वाइनिंग आएगी। हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो तैयारी करते वक्त ना ये दिमाग में रखिए 2 से 3 साल तो लगने ही है। और मैं ये मानता हूं कि अगर 2 से 3 साल छोड़िए, आपको 4-5 साल भी लगाकर अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, पर ये एक बार सोच समझ के घुसने वाला फैसला है कि भाई हाँ वाकई में मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा आपको मेहनत किस तरीके से करनी है। पर जब आप सरकारी जॉब के, नौकरी के कंपटीशन में होते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज प्री एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप आके डेली बेसिस पे रो रहे हैं। डेली बेसिस पे रो के कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है हमारे इंडिया का क्या हाल है सरकारी नौकरी के मामले में। ठीक है, तो डेली बेसिस पे रो के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और उसके बाद लगातार लगे रहने की हिम्मत अगर है तो ही सरकारी नौकरी का आप तैयारी करिए, नहीं तो मत करिए। ये भी सच है, नहीं करनी तैयारी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं लगातार तैयारी कर सकता हूं, लगातार लगा रह सकता हूं, लगातार लगे रहने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें होती हैं, वैकेंसी होती है, पेपर नहीं हुआ, कट ऑफ हाई चली गई, ठीक है, चीटिंग हो गई, पेपर पोस्टपोन हो गया। हर चीज के अंदर एक हिम्मत बनाए रखने वाली बात कि अगर आपके अंदर है कि यार मेरे को इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में केवल मेरी मेहनत है। अगर मैं अपनी मेहनत अच्छे से कर लेता हूं ना, तो वाकई में मैं ऐसा कर जाऊंगा कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपसे आपके अंदर इतना पेशेंस है इस फेज से गुजरने का, तो ही आप डिजर्व करते हैं सरकारी नौकरी। ऐसे नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना आप बहुत मन से तैयारी कर रहे हैं, कल को कट ऑफ हाई चली गई, कई बच्चे कहते हैं वैकेंसी नहीं निकली इस बार। तो कई बार क्या होता है पेपर आगे चला जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है पेपर पोस्टपोन हो गया, कई बार पेपर लीक हो गया। यार ये जितना भी फेस है ना, इससे लड़ने के लिए ना दिमाग बहुत मजबूत चाहिए। और आखिर में मिलता भी किसी इंसान को तभी है जब वो इस फेस से होके गुजरता है। ठीक है, अब आप ये बोले कि सर पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता था। हर टाइम पे ऐसा होता है। ठीक है, पहले फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाई पहले के टाइम में इतना मुश्किल, हमारे टाइम में जॉब लेने के लिए बार बार प्रोटेस्ट तो नहीं करना पड़ता था। पर आप मान के चलिए आज के सिनेरियो में आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखिए कि भाई इतना होना ही होना है, लगातार ये सब चीजें होती रहेंगी। आज आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, एक दिन तो बहुत मोटिवेट हो गए, पढ़ने लग गए। ठीक है, पता लगा कल को वैकेंसी कम आ रही है। अब उस आदमी का जो तैयारी कर रहा है वो हौसला इतना बुलंद होना चाहिए, दिमाग से इतना मजबूत होना चाहिए कि इन चीजों का उस पर प्रभाव ही ना पड़े। नौकरी मिलनी ही तब है। आधे से ज्यादा क्या होता है शौक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, ये फेस उन्हें नहीं पता होता और इससे डरते रहते हैं। फिर आज रेलवे का एग्जाम दिया, कल एसएससी में लग गए, परसों एसएससी का दिया, देखा वहां रिजल्ट नहीं आ रहा, परसों बैंक में लग गए, फिर बैंक का नहीं हुआ तो सीपीओ में लग गए, पुलिस वाले में लग गए। तो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, ये देखते रहते हैं कहाँ अच्छा फ्लो चल रहा, वहीं शिफ्ट होते रहते हैं। और ऐसे बच्चे की नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, उसे जाना कहाँ है। ठीक है,
तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आगे मैंने एक चीज लिखी है आपके, ठीक है, मुश्किल किसके लिए है? इस हिसाब से तो देखा जाए तो सरकारी नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है ना, पर मुश्किल किसके लिए है? मुश्किल इसके उसके लिए है जिसका ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है, यानी जो बात बात पे रिएक्ट करता है। आजकल सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पे आऊंगा मैं, अभी अभी आपको बताऊंगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर स्ट्रेटेजी वगैरह भी बताऊंगा कैसे इसे हैंडल करना है, क्या आपको करना है, क्या मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस में पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या करना है। आज का सेशन बड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो मुश्किल केवल उसी के लिए है जिसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। सिलेक्शन तो आज भी बच्चे ले रहे हैं, हमारे पास आज भी बच्चों के लेटर आते हैं कि भाई मैं यहाँ सिलेक्ट हुआ, वहां सिलेक्ट हुआ। हमारे पास थोड़े रिजल्ट आता है तो वो बच्चे सिलेक्ट तो होते ही है ना, किसी के भी हो, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जिसका यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, उस आदमी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो बात बात पे घबरा जाता है, बात बात पे सोशल मीडिया चेक करता है और देखता है यहाँ पर अरे यार वैकेंसी इतनी कम हो गई, अब मेरा कहाँ से होगा, उस बंदे के लिए खेल ही नहीं है, ठीक है। तो चीज मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर जिसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है उसे नहीं मिल पाएगी। डेफिनेट है, ये भी सच है, देखिए, ठीक है, ये भी सच है। अब माइंड पर कंट्रोल कैसे करें वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आज की क्लास में आपके कमेंट लिए जाएंगे, बाद में आराम से लिए जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले आप सबको ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये कड़वे सच लिखे हैं आपके सामने, आप में से कई बच्चों को बुरे भी लग सकते हैं, यार सर ने ऐसा ऐसा बोला है तो बहुत गलत है, पर ये है, आपको चाहे बुरा लगे या सही लगे, मैं सच बात रखता हूं और सच आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज करनी है, कोई बच्चा कहता है कि सर चलो मान लेते हैं मुश्किल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए एक बात बताऊं, अपनी जिंदगी का दांव खेलो, पूरा दांव इस पर लगा दो। पूरा दांव का मतलब क्या? आप कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत सारा पैसा नहीं लगा रहे इसके अंदर, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज लगा रही हैं, वो है समय। आप समय लगा रहे हैं, इसके लिए आपको दोस्ती, आशिकी, घरेलू कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर फोन हो गया, इन सबको त्यागना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। इन सब चीजों से नाता तोड़ना पड़ेगा। नाता तोड़ना पड़ेगा का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा लड़ो घर पे जाके। नाता तोड़ने का मतलब है प्रायोरिटी क्या है, केवल हमारी स्टडी है, हमारी स्टडी के बीच में कोई भी बाधा आएगी वो हम अलाउ नहीं कर सकते। दोस्त नाराज हो रहा है, होते रहे, गर्लफ्रेंड नाराज हो रही है, नाराज होते रहे, बॉयफ्रेंड नाराज हो रहा है, नाराज होता रहे, परिवार वाला कोई नाराज हो रहा है, होता रहे। हमने जब पढ़ाई करी हमने नहीं देखा कि माँ नाराज हो रही है, बाप नाराज हो रहा है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो परिवार के लिए कर रहे हैं, उससे घरेलू हालात अच्छे होंगे, ठीक है। आज कोई अगर समझ पाए या ना समझ पाए, पर कल को जब आपकी जॉब लगेगी सब बंदे समझ जाएंगे। और ध्यान रखिए ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ये वापिस सही हो जानी है, ठीक है। ये सब आना जाना है, एक आज है, कोई कल रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सब आना जाना है। पर जो आपका फेस है ना, ये एक साल आप अगर सब चीज छोड़ के दाव पे लगा के तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी वाकई में बहुत बदल जाएगी, ठीक है, वाकई में बहुत ज्यादा बदल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा। मैं सारे पॉइंट लिख के लाया हूं, सारे पॉइंट जो है वो आपके सामने है, ठीक है। अब बात आती है ये कि सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा। सही बात बता दूं, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें सही लिखी होंगी, आप रियलाइज करेंगे वो, चाहे वो आज करें, चाहे कुछ साल बाद करें या महीनों बाद करें, ये रियलाइज करेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना आज के टाइम में मैं ये देखता हूँ कि यार हम अगर तैयारी कर रहे होते तो शायद हमारा भी बहुत मुश्किल हो जाता सिलेक्शन। पता है क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो बहुत सारी ऐप आ रही हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? आपको भटका रहे हैं लगातार, ठीक है। सभी चीजें आपको भटका रही हैं। भटकाव की सबसे बड़ी वजह है ये सोशल प्लेटफॉर्म। ये वीडियो भी आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ठीक है। आप अनेकों वीडियो, दिन का कितना समय वीडियो देखने में ही निकाल देते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत चीज है। इसके कारण क्या होता है, जो कंसंट्रेशन वाकई में चाहिए पढ़ाई के लिए वो नहीं मिल पाता। आपको हमेशा एक इच्छा रहेगी कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, ठीक है, कहीं किसी ने मेरे को याद तो नहीं किया। भाई बेरोजगार आदमी को कोई याद करने वाला नहीं है, ठीक है,
कोई याद नहीं करता बेरोजगार आदमी को। अगर कोई याद कर रहा है तो अपना टाइम पास कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से अभी दूर रहना है आपको, क्योंकि पता है होता क्या, देखिए हमारे टाइम में क्या हुआ, मैंने इतनी सारी चीज पढ़ी, 20 30 किताबें पढ़ डाली, मैंने डीएस कॉन्सेप्ट निकाला, एमजी कॉन्सेप्ट निकाला, लास्ट डिजिट, ये वो, कैलकुलेशन, स्पेक्टर 40 मैंने कैलकुलेशन के लिए बनाई, मैंने जल्दी जल्दी पेन फ्री हैबिट कराई। कैसे कर पाया मैं? क्या किताबों में लिखी थी, या किसी किताब में लिखी थी, या फिर किसी ने मुझे सिखाई? अगर मुझे सिखाई तो वो कहाँ है, ठीक है, या किताब में लिखी है तो किताब कहाँ है कि जहां पर ये सारी चीजें लिखी हों? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा ध्यान पूरा मेरी स्टडी पे था, मुझे पता था मुझे दूसरों से अलग बनना है, ठीक है, और दूसरों से अलग बनना है तो दूसरों से अलग काम करना पड़ेगा। आप दूसरे को कैसे हराएंगे ये जवाब आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास ये जवाब नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम तो हमेशा इस चीज पे काम करते थे, अपने आप पे काम करते थे। वो काम करते करते ये तो मैंने चीजें बताई हैं आपको इतनी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, अगर आप अपने आप ही सेल्फ डिपेंडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, आप हजारों चीजें मेरे से आगे निकाल सकते हैं। मेरे से आगे बहुत बच्चों ने निकाली भी है, ठीक है, निकाली होगी, सिलेक्शन लिया होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली उससे, आप भी अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं, कोई और नहीं बनवा सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बीमारी की और बात करने वाला हूं मैं यहाँ पर। एक और बीमारी आपके सामने लिखी है, ठीक है, देखिए एक और बीमारी आपके सामने लिखी है। मैंने जैसे कि बोला कि आधे से ज्यादा दिन यूट्यूब पे गुजरता है, ठीक है, और कड़वा सच, देखिए यहां लिखा है, ये लिखा, कड़वा सच, यूट्यूब पर आप एग्जाम की पूरी तैयारी करना संभव नहीं है। कई बच्चे अपने कैरियर को इतना हल्के में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि पता है, आप बात समझिएगा, जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, आपको कोई बीमारी हुआ, बहुत बड़ा बीमारी हुआ, ठीक है, आप वहां के आसपास के डॉक्टर से ही इलाज कराए जा रहे हैं, आपको पता है बीमारी बहुत बड़ी है, ठीक है, बात समझना, आप उसी से इलाज कराए जा रहे हैं क्योंकि वहां आपको अच्छा लग रहा है पास जाने का। आप अपनी सेहत को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, आपके शरीर की इंपॉर्टेंस आपके लिए सबसे ज्यादा, हर इंसान के लिए। इसी तरीके से आपका समय और आपके करियर की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। आप किसी भी टीचर के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं? यूट्यूब पर। आप ये कैसे सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ के करियर बना लूंगा? ये सबसे बड़ा भटकाव है भाई। यूट्यूब पे कोई भी आदमी वीडियो बना रहा है वो अपने लिए बना रहा है, ठीक है, हर आदमी अपने लिए बना रहा है, मैं भी अपने लिए बना रहा हूं, ठीक है। ये जो सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आप अगर देखें पिछले 5-7 साल में, 7-8 साल हो गए होंगे इस चैनल को मेरे, ठीक है, आप देखेंगे मुश्किल से 500 वीडियो, मुश्किल से 500 वीडियो का मतलब है हर महीने की 5 वीडियो भी नहीं आएगी एवरेज, हर महीने की 5 वीडियो भी नहीं आएगी। महीने की 5 वीडियो जानते हैं कितनी कम होती हैं? महीने की 5, ठीक है। चैनल आपको ऐसे भी मिलेंगे हजारों वीडियो, सुबह से शाम तक दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं? लगातार यूट्यूब के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, लगातार बता रहा हूं। यूट्यूब से देखिए यहां पर मैंने लिखा है सब कुछ, आपको अपने भविष्य को, ठीक है, एक सीरियस मोड देना चाहिए। भविष्य और टाइम बहुत सिंसियर चीज है जिसके लिए आपको पूरा दाव खेलना चाहिए, यानी अपना सब चीज भुलाकर उस पर लगाइए। अपना जो आप ये सोच सकते हैं कि जो समय है वो पूरा उस पर लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप फ्री के भरोसे बैठे हैं, ठीक है, तो तैयारी कभी भी करें, डेडिकेटेड टीचर के साथ ही करें। क्या ये जरूरी है कि कोचिंग लें? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोचिंग लें, हमने बिना कोचिंग के की है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोचिंग करनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर किसी बच्चे में इतनी लगन है ना, वो कहता कि नहीं यार मैं तो निकाल के ही मानूंगा, ठीक है, मुझे करना ही है, मैं खुद करूंगा जो भी करना है, तो वो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। अगर किसी को लगता है नहीं यार मेरे को हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, उसे एक डेडिकेटेड टीचर को सर्च करना होगा
कि मेरे को ये टीचर सही करा सकता है और उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ये नहीं है खाली पीले आप दिन का पूरा समय यूट्यूब पर ही बर्बाद करे जा रहे हैं, सभी टीचरों को देखे जा रहे हैं, कभी इससे यहाँ देख रहे हैं उससे वहां देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लगातार भटकाव हो रहा है। आपका दिमाग कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी इस टीचर को अच्छा लग रहा है आपका, कभी उस टीचर का अच्छा लग रहा है। नहीं यार, टीचर आपको एक बार डिसाइड करना है, उसके बाद आपको किसी की वीडियो ही नहीं देखनी। मैं सही बात बताऊं तो वीडियो मत देखिए, ये लगातार आपको भटका रही है, आपको समझ नहीं आ रही है बात। देखिए हर आदमी क्या है, देखिए बात समझिएगा, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबका प्रोफेशन है एक, बात समझिए, वो अपना काम कर रहे हैं। उसकी वजह से देखिए आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है। पहले बंदे को एक हेल्प की जरूरत होती थी, समझ नहीं आता था किसके पास जाए। आज हेल्प जरूरत से ज्यादा है। अगर आप कुछ सर्च करने बैठ जाए कि एसएससी कैसे क्लियर करें, तो यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो आ जाएंगी, और एक्चुअली नहीं पता वाकई में कि उस बंदे ने खुद ने भी एसएससी क्लियर किया है या नहीं किया, पर वो सिखा रहा है एसएससी क्लियर कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, आज जरूरत से ज्यादा जब चीज हो जाती है ना, वो बेकार हो जाती है। जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता आदमी तो वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं तो डाइवर्जन रहेगा ही रहेगा। आपको अपना कैरियर दांव पे नहीं लगाना, डेडिकेटेड टीचर ढूंढो या सेल्फ स्टडी करो, फोकस रहो, बार बार यहाँ वहां मंडराते मत रहो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और एक चीज ध्यान रखना, फ्री वाले टीचर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आज वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उनने बोला मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने फ्री का बैच लॉन्च किया मेंस का, ठीक है, फ्री के वाले टीचर को आप कुछ नहीं बोल सकते कि सर आज क्लास क्यों नहीं ली, कल क्लास क्यों नहीं ली, हमारा कैरियर है, हमारा पेपर है, हमारा ये हमारा वो है। ठीक है, किसी भी टीचर को, ठीक है, अगर कोई फ्री अपने ऐप पे पढ़ा रहा है तो वाकई में उसकी अकाउंटेबिलिटी है। वो नहीं चाहता कि उस पर लाइक शेयर ज्यादा है, वो चाहता है कि डेडिकेटेड बच्चा पढ़े। रेलवे का बैच मैंने उस पर पढ़ाया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बात समझिए, यही बात यहां पर लिखी है, ये सारी बातें आपके सामने लिखी है, ठीक है। देखिए भाई, बैच वैच की बात मत करिए, ठीक है, अभी मैं बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा जो फ्री वीडियोस हैं आपको लगातार डाइवर्ट कर रही हैं उस यूट्यूब पर, उसमें टीचर का फायदा है, स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टीचर का फायदा है, स्टूडेंट का नहीं है। टीचर अपना काम कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा फ्री वीडियो से, ठीक है। कोई फायदा नहीं हो रहेगा मतलब आप जो सोच रहे हैं ना फायदा है, उससे ज्यादा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फेस है ना, देखिए मैं समझ सकता हूँ, मैंने एग्जाम दिया है, इस फेस के अंदर प्रॉपर डायरेक्शन जरूरी होती है और आपको पूरे जितने भी आपकी माइंड डाइवर्जन की चीजें वो आपको दूर रखनी होती है कि इस रास्ते पे आप अगर सीधा 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 चले जा रहे हैं, अपनी मेहनत करे जा रहे हैं, 1 साल नहीं तो 2 साल आपको जॉब मिल जाएगी। अब होता क्या है, बंदा सीधा चलने की कोशिश करता है, उसे यहाँ भटका दिया जाता है, उसे यहाँ भटका दिया जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। और इसलिए ऐसा हो रहा है, 4-4 5-5 साल बहुत ज्यादा लग रहे हैं बच्चे को, क्योंकि डाइवर्जन ही इतना ज्यादा है। इसकी पीडीएफ ले, इसका वीडियो कोर्स ले, इसका पेड ले, इसका फ्री ले, वो दिमाग ही खराब हो गया। और कई बच्चे ऐसे ले लेके रख लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, डेडिकेटेड बनिए, अपने कैरियर को सीरियसली लीजिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अपने भविष्य के लिए सीरियस हो जाइए, प्रॉपर डायरेक्शन पे काम करो। कोचिंग ले या ना ले, देखिए कोचिंग ले या ना ले, ठीक है, दीमक की तरह खोखला कर रहा है आपको सोशल मीडिया। ये इस बात का जवाब है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सोशल मीडिया जो है ना, लगातार आपको पीछे कर रहा है, आपको नहीं पता लग रहा, पता थोड़ी लगता है। देखिए जब आदमी लगातार मोबाइल यूज करता रहता है, उसे पता नहीं लगता उसकी आंखें खराब हो रही हैं, फाइनली बाद में जाके पता लगता है यार मोबाइल बहुत यूज करता था, इससे आंखें कमजोर हो गई। तो ये सोशल मीडिया भी ना आपको दीमक की तरह खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। कोई पूछता है मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कोई पूछता है स्ट्रेटेजी बता दो, कोई कहता है टॉपर की स्ट्रेटेजी देखनी है, कोई बोलता है कि एनालिसिस देखना है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये सारी चीजें क्या है भाई? अगर सिलेक्शन लेना है अपनी तैयारी करो डेडिकेटेड, इन सब चीजों से दूर रहो। कल को आपकी भी स्ट्रेटेजी बनेगी, आप भी अब टॉपर बनेंगे, ठीक है। ये सोचो कि मुझे कैसे बनना है। मैं अगर टॉपर हूं, मेरी स्ट्रेटेजी सुन के आप टॉपर नहीं बन सकते, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आज जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भाई मैं ऐसे करता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको वो फॉलो करनी है, बिल्कुल नहीं कहूंगा। स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए। मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बच्चा मात खाता है, उसे क्या दिक्कत आती है, उसके लिए क्या नहीं करता और क्या क्या करना चाहिए उसे।
मैं ये बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 4 घंटा ये पढ़ना है, 3 घंटा ये पढ़ना है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन वीडियो जब तक आप देखते हैं तब तक बहुत अच्छी लगती है। हाँ यार बहुत मजा आ रहा है। आज भी कई बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं जो उन्हें लग रहा होगा हाँ यार कुछ बच्चों को कि हाँ मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, मजा आ रहा है। मजा आने के लिए नहीं है ये, ठीक है। और ना मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे इस पे आपको ये करना है और वो करना है, कमेंट करिए और वो करिए। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके दिल की बात, बहुत सारे बच्चों के दिल की बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसका जवाब रख रहा हूँ अपने तजुर्बे से, ठीक है। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। आप एक बार सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते इसलिए साल भर साल लगता रहता है। कंक्लूजन पार्ट ये है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। भाई आपके कमेंट में बाद में लूंगा, पहले मैंने बोला है ना, पहले मेरे को बोलने दो, ठीक है। अब बात आती है ये कि कैसे पढ़ें, ठीक है। आपने सारी बात सुन ली, ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला कोचिंग का मन है आपका, ले या ना ले। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें कोचिंग लेनी ही पड़ती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना कोचिंग के काम चल जाता है आज के टाइम में, क्योंकि बच्चा अपने आप को ना कमजोर महसूस करता है। आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि आप अपने अपनी ना विल पावर ऐसी नहीं रखते कि हाँ नहीं यार मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत करने का इतना पेशेंस लेवल हर किसी में नहीं है, देखिए, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कोचिंग की आवश्यकता बच्चे को पड़ जाती है, ठीक है। पर मैं इस बात से टोटली डिसएग्री हूं कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कोचिंग के बिना सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख ही नहीं रहे यार, किसी की भी वीडियो क्यों देखे जा रहे हैं आप, चैनल ही सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, अच्छा लगता है, मनोरंजन हो रहा है, पता लगता है कौन कौन से टीचर आ रहे हैं, कौन कौन से क्या क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है इन चीजों में। अपना कैरियर बनाइए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करिए मजे से और निकलिए आगे। अब पढ़ना कैसे, मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई बात सारी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ें, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते लेकिन अच्छे आते हैं लेकिन पेपर में नहीं आते। मॉक टेस्ट पे भी आऊंगा भाई, देखिए सब कुछ रखा है मैंने आज की उसमें। सबसे पहले अब मैं स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा मेरी सोच सिलेक्शन लेने के लिए क्या है, ठीक है। मेरी सोच क्या है कि सिलेक्शन कैसे आप ले सकते हैं, सही बात बताऊं तो। और मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बात क्या है, देखिए आपके पास 4 विषय हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 4 विषय आपके पास हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। अब एक आदमी ये सोचे कि मैं परफेक्शन हो जाए मेरे को चारों की, संभव ही नहीं है, ठीक है। कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी परफेक्शन होनी बहुत मुश्किल है। सबकी नहीं कहता मैं, देखिए आजकल तो 200 प्लस का भी जमाना चल गया, 200 प्लस भी ला रहे हैं बच्चे, ठीक है। पर वो नॉर्मलाइजेशन से आता है। नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है। बच्चे कहेंगे सर हमने इतना स्कोर किया, नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन से मेरे 10 नंबर बढ़े, मेरे दोस्त के 20 नंबर बढ़ गए। कुछ नहीं रखा है भाई एक्सक्यूजेस में, ना माँ बाप सुनने वाले ना दोस्त सुनने वाले। आपकी कहानी भी जब सुनी जाती है जब आप सफल हो जाते हैं, बिना सफल हुए तो आपको कोई सुनने ही नहीं वाला। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ये कड़वा सच है जिंदगी का, ठीक है। जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, कोई नहीं सुनने वाला कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, मुश्किल आया था, या चीटिंग हो गई, या नॉर्मलाइजेशन हो गया। कुछ नहीं है इसका, मान के चलिए। आप अपने माँ बाप को समझा लेंगे क्या? नहीं समझा सकते आप किसी को, लगातार सुनना ही पड़ेगा और आदत डालिए वो सुनने की, ठीक है। अगर आप में सुनने की आदत नहीं है तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज की क्लास का। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं और इन चारों सब्जेक्ट की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है। आपसे मैं बात करूंगा लास्ट में जब मैं चारों की स्ट्रेटेजी बता दूंगा। पहले मेरे को चारों की स्ट्रेटेजी बताने दीजिए,
स्ट्रेटेजी वो आम स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चा गलती क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा वाकई में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है मैथ 100%, रीजनिंग 100%, इंग्लिश 90, 100%, जीएस के आगे क्वेश्चन मार्क। एक बात मान के चलिए, जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वाकई में आपको 100% स्कोर करा सकते हैं, जिसमें बच्चों का आ भी जाता है। जैसे मैंने लिखा मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश में आप 90 to 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जीएस के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुछ नहीं पता उसका, अनरिलायबल सब्जेक्ट है, यानी जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर देखिए 50-50 नंबर पेपर है, 50-50-50-50, बच्चा हमेशा तैयारी करता है 200 के हिसाब से। 200 में से यार 200 की तैयारी करूंगा तभी तो जाके 130 140 बनेंगे। मैं कहूंगा नहीं भाई 150 की तैयारी कर। तू परफेक्शन पे काम क्यों नहीं करता? देखो भरोसा नहीं है अपने आप पे, भरोसा नहीं है तो आया क्यों है यहाँ पर? जब भरोसा ही नहीं है तो तैयारी करी क्यों रहा है? तेरा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना जब तू खुद पे भरोसा नहीं करता। ये बात मान के चलिए, जो आदमी खुद पे भरोसा नहीं करता उसका सिलेक्शन वाकई में नहीं होना। ये स्टैंप लगवा लो ये चीज। अगर आप दूसरे पे भरोसा करते ना कि हाँ यार मोहित गोयल सर हैं, इनकी कोचिंग ले लेता हूँ, ये 5 बार सिलेक्टेड हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, ठीक है, और कोर्स ले लिया आपने, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप सोचें कि मेरे बलबूते सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब आप खुद पे ही भरोसा नहीं करते तो आप मेरे पे भरोसा करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेरे पे भरोसा करके वही ले सकते हैं जिसे खुद पे भी भरोसा हो। ठीक है, मेरे पे क्या, किसी भी टीचर पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई 200 नंबर की नहीं, आप पहले 150 की तैयारी करो। इसमें फायदा पता है क्या रहता है? आप 200 की तैयारी करते वक्त ना अपना समय बहुत जगह भटका देते हैं, तो किसी की भी बढ़िया नहीं हो सकती। कहते ना कि एक आदमी 4 नाव में सवार हो गया तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जिसमें से एक नाव तो ऐसी है, आपको पता है, जिसमें छेद है, ठीक है, इसमें लगातार पानी पानी आ रहा है, डूब सकती है कभी भी। तो क्यों ना 3 नाव को ही मजबूत कर दिया जाए। ठीक है, इसमें 90 to 100%। देखिए मैं ये भी बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता हूं मैं मैथ्स पे। ठीक है, सबसे पहले मैं मैथ्स पे आ रहा हूं। मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स में आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए अगर आप कोचिंग कर लेते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप कोचिंग कर लेते हैं, अब पता क्या होता है, बात समझिएगा। मैं नया नया निकला मार्केट में, ठीक है, हाँ भाई किससे पढ़ना चाहिए यार, इनसे पढ़ लो यार, इनसे पढ़ लो यार, इनसे पढ़ लो। 2 साल बर्बादी हो गए ये समझने में कि पढ़ना किससे है। सही बताऊं, हमारे पास भी मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं जो पूरी मार्केट से थके हुए होते हैं, मैक्सिमम बच्चे, और वो वाकई में समझदार बच्चे आते हैं। मेरे पास मैक्सिमम एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे समझदार बच्चे ही है। मैं थैंकफुल हूँ भगवान का इस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, बात समझना, मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं। होता क्या है कि आप ना दूसरे पे इलाई करते हैं कि हाँ यार तू बताइए कौन सा, यार तू बताइए कौन सा है, किसका करना चाहिए, अरे उसकी तो ये दिक्कत है, उसकी ये दिक्कत है। भाई आपको जो समझ आता है ना टीचर, आप उससे पढ़ें। आपको लगता है कि सारे बेवकूफ बना रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कि भाई धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो मत पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। सेल्फ स्टडी, खुद के बलबूते पे सब कुछ खड़ा हो सकता है। खुद के बलबूते पे देखिए हम आपके सामने खड़े हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते, आज आपको इतने प्रेरणा नहीं दे पाते। ठीक है, तो आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ आता तो ना हो, सेल्फ स्टडी करिए। कोचिंग अगर करते हैं, देखिए चाहे आप कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपको 3 चीज ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज है बेसिक, दूसरी चीज है अपडेटेड, तीसरा है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी टीचर से आप कोचिंग करते हैं वो ऐसा हो जो आपको बेसिक भी कराए, अपडेटेड पैटर्न भी कराए, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन भी कराए। उसे पता हो कि एग्जाम में बच्चा बैठता है तो क्या महसूस करता है, उसे पता हो कि एग्जाम में जब जाना होता है, ऐसा नहीं कि केवल बचपन की तरह कंटेंट पढ़ के चले गए और वहां पेपर आ गया और वहां पर कर रहे हैं। उसे पता हो कब किस क्वेश्चन को लीव करना चाहिए, कब अटेम्प्ट करना चाहिए,
ये सारी स्ट्रेटेजी उस टीचर के पास हो, कोई भी टीचर हो, XYZ, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने कुछ चीज लिखी है। कोचिंग के साथ प्रीवियस ईयर की बुक लगातार प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज, ठीक है। आप कोचिंग करते हैं, कोचिंग करें, प्रीवियस ईयर की बुक जो अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज बुक लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब आप बच्चे पूछेंगे कि सर कौन सी बुक लेनी चाहिए, मैं कहूंगा किरण की बुक ले लो, किरण की बुक ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब बच्चे ने सोचा कि हाँ यार सर ने बताया था, चलो मैं एक बुक ले आता हूँ, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करूंगा। अब क्या सिलेक्शन हो जाएगा? इतना आसान खेल है नहीं, ठीक है, मुश्किल भी नहीं है, पर बात समझने वाली है। देखिए बात ना समझ, आज जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना बहुत कम बच्चों के दिमाग में टिकेगी, ठीक है। सुनने में कईयों को अच्छी लगेगी, आधे निकल लिए, ठीक है, बहुत कम बच्चों के दिमाग में टिकेगी। किरण की बुक करी मैंने, सॉल्व करी पूरी, इसने मेरी एलिजिबिलिटी बनाई, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। ये मेरे को केवल एलिजिबल करेगी कि हाँ चलो अब मैं सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हूं। केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना के आप सोचे कि सिलेक्शन हो जाएगा? हजारों बच्चे बैठे हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं, किताब खरीद के 4-4 बार रगड़ दिए, 4-4 बार बना दिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये भी तो डिपेंड करता है आप बनाते कैसे हैं, आपके सॉल्यूशन कितने अपडेटेड हैं, आप क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद आप एलिजिबल हैं। सब करने के बाद अभी भी आपका सिलेक्शन की कुछ वो नहीं है कि सिलेक्शन का गेट खुल गया आपके लिए। ये तो आपको एलिजिबल बनाएगी कि आप एलिजिबल हैं। चलो ऐसी भीड़ पहले साल की भी बहुत बैठी है, दूसरे साल की भी बहुत बैठी है, बात समझना। जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया होगा वो भी आपके साथ हैं, जिन्होंने उससे पिछले साल दिया होगा वो भी आपके साथ हैं। अब आप उन भीड़ का एक हिस्सा हैं किरण की बुक करने के बाद, ठीक है। किरण की बुक या प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आप उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए एलिजिबल है। अब आप बोल सकते हैं यार मैं भी कुछ करके बैठूं, मैं हल्का नहीं हूं, तब तो आप एलिजिबल बनते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है आइए देख लेते हैं। मैंने बहुत मन से बनाई है सारी चीजें, आपके ट्रेनर पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। या तो अपने अंदर ही ऐसी आग लगी हो कि साला किसी की ट्रेनर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, किसी ट्रेनर की अपने अंदर ही ऐसी आग लगी हो, वो अंदर की आग जो काम करती है ना उसके आगे तो देखिए सब फेल है। भगवान भी मजबूर हो जाता है सिलेक्शन के लिए। वो अंदर की जो आग लगी होती है कि यार नहीं करना ही है, हालात ऐसे हैं, घर गृहस्थी ऐसी है, पापा ऐसे करते हैं काम, मम्मी ऐसा करती हैं, बहुत बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उन्हें, तो वो जो अंदर की जो आग होती है ना उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है, उसके आगे तो कोई ट्रेनर नहीं है, मैं सही बात बताऊं। पर अगर आप कोचिंग लेते हैं तो ट्रेनर ऐसा देखिए, ठीक है, जिसके पास अपडेशन हो, पहली बात तो, ठीक है, कि उसके पास अपडेशन है, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न के साथ वो रूबरू है, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कराए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, क्योंकि आप बच्चे हैं, नादान है, बात समझिएगा, ठीक है। हम स्कूल में जाते थे, हम बच्चे थे, नादान थे, जो टीचर बताते थे हम सुन के आ जाते थे। आज जाके हमें कई टीचरों के बारे में ऐसा पता महसूस होता है कि यार क्या कराते थे और क्या इस्तेमाल होता है, उस टाइम तो ये चीज पढ़ाई नहीं गई, इस टाइम ये नहीं हुआ, तो आज एहसास होता है, वो उस टाइम एहसास नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट भी है जो आप पढ़ रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो जैसे पता लगेगा कि जब वो व्यक्ति लगातार एग्जाम देता आ रहा है तो उसे पता रहेगा कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। क्या वाकई में एसएससी में एसएससी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कैट मैट, या फिर और भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना देखे हो, कैट मैट सेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो ट्रेनर है आपका, वो आपकी कैलकुलेशन स्किल इनहेंस कराए, ठीक है। कैलकुलेशन पे अगर वो काम नहीं करा रहा तो यकीन मानिए वो अपना पत्ता झाड़ रहा है बस, कोर्स बेचकर। कोई भी टीचर हो, अगर वो कैलकुलेशन स्किल्स पे काम नहीं करा रहा, कैलकुलेशन स्किल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप कैलकुलेशन पे काम नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी कुछ भी नहीं करा सकता, यानी कहने मतलब है कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहली बात ना आप इतने बेवकूफ है, ठीक है, ना आपको कोई सुपर हीरो बना सकता, करना आप ही को है।
पर जो आप ट्रेनर डिसाइड करते हैं ना, उस पर डिपेंड बहुत सारी चीजें करती हैं। उसका डिपेंड ये करता है कि आपका साल कैसे जाने वाला है। क्या एक साल बर्बाद, कई बच्चे ऐसे होते हैं एक साल बर्बाद किए यहाँ दूसरा, हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और टीचरों पे भी जाते होंगे, ठीक है, कि यहाँ साल बर्बाद किया, यहाँ साल बर्बाद किया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। दूसरी लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है, पेपर वाले सॉल्यूशन। क्या आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो पेपर वाले हैं? आप खुद रियलाइज करिए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की बात हो रही है या क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, चाहे क्वेश्चन आसान ही क्यों ना हो, क्या वो पेपर वाला सॉल्यूशन हो सकता है? क्या वो बाकी में देखिए यार इतना बड़ा लिखा मैंने, क्या ये पेपर में हो पाएगा मेरे से? ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सॉल्यूशन भी आपके पेपर वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि सॉल्यूशन आता है, आने वालों की भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ये रही, इन सबको आता है, आप ही का सिलेक्शन क्यों होगा? कुछ जवाब है इसके पास? पेपर वाले सॉल्यूशन क्या है आपके पास? तो वो आपके ट्रेनर पे निर्भर करता है कि आपका ट्रेनर आपको किस तरीके से चीजें सिखाता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने यहां पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने आप यहां पर। अगला पॉइंट ये है, एक सेकंड रुकिए मैं पानी पी लेता हूं। सिलेबस पूरा करें, जल्दबाजी ना करें, नो कंपैरिजन विद द पीयर्स। इसका मतलब क्या है? आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पूरा नहीं करते, अपना अच्छा खासा चल रहा है, तैयारी चल रही थी, किसी और का देखा यार उसका सिलेक्शन हो गया, उसका देखा यहाँ हो गया, उसका ये तो निकल गया, भटकाव इतना हो गया कि अपनी पढ़ाई चौपट हो गई, ठीक है। आराम से सबसे पहले सिलेबस पूरा करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार की जल्दबाजी साल भर साल लगा रही है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने एक बार तैयारी करी है 8 महीना, पूरी दुनिया छोड़ के तैयारी करी है, पूरी दुनिया छोड़कर, ठीक है, वो तैयारी ऐसी करी, देखिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। जल्दबाजी नहीं करी, कॉन्सेप्ट को समझा, डेप्थ में गए चीजों के, ये समझा कि पेपर क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने बिल्कुल भी, ठीक है, और यानी क्वालिटी के साथ, कंटेंट के साथ, स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ना ही हमें कभी ये लगा कि यार वो आगे निकल गया, देखिए वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, इन सब में कुछ नहीं रखा है। सबका अपना अपना समय है, आप अगर मेहनत करेंगे आपका समय ऐसा आएगा। आपको अपनी जिंदगी से मतलब है ना, एक बार बताइए, अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी हो दूसरे बंदे का तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, उससे क्या आपकी खुशी मिल जाएगी? क्या आपकी जिंदगी बहुत अच्छी करने लग जाएगी क्या? ठीक है, नहीं करने लग जाएगी। तो अगर उसका कहीं होता भी है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीजें नेगेटिव चीजें, नेगेटिव अप्रोच के साथ आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देखिए, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का ऐसा काम जरूर करें जिससे ब्रेन में नंबर्स इजीली सेटल हो जाए। कहाँ लिखा होता है? क्या किसी ने बोला आपसे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये छोटी छोटी चीजें जरूर करें। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी जो स्टॉक की वीडियो देखी हो, मैं बताया था कि भाई मैं बस में ट्रेवल करता था, मैं यूं हैंडल पकड़ के और सामने गाड़ी न जा रही है, अगर गाड़ी का नंबर देख के देखता था, क्या ये 7 से भाग हो रहा है, क्या ये 9 से भाग हो रहा है, क्या ये 4 से भाग हो रहा है, उसको टोटल करके देखता था, दो अलग करके घटा के देखता था, एलसीएम निकालने की कोशिश कर लेता था चारों नंबर की। तो ये मेरी अपनी हैबिट थी। दुकान पे अगर किसी दुकान पे बोर्ड लगा होता था, वहां फोन नंबर देखता था तो उसे ऐड करने की सोच लेता था, उसका डीएस निकालने की सोच लेता था, देखता क्या 9 से भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है, 25 से भाग हो रहा है, अपने आप चेक करता था। वो नंबर के प्रति प्यार था। वो नंबर के प्रति प्यार अगर आपको होगा तो आपका ब्रेन का प्रोसेसर नंबर्स को आराम से एब्जॉर्ब करेगा, कई चीजें बहुत सारी एडजस्ट करेगा। इसलिए डेली बेसिस पे नंबर्स के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़ जरूर करें। कैलकुलेशन स्किल हवा में नहीं बिल्ट हो जाती। बोलना बहुत आसान होता है कि कैलकुलेशन चाहिए, आजकल तो कैलकुलेशन ऐसी आ रही है, कैलकुलेशन हर कोई बोल देता है मुश्किल आ रही है। कैलकुलेशन के लिए करके क्या जाते हैं, हम बहुत कुछ कराते हैं कैलकुलेशन के लिए, आपके सामने खड़े हैं, ठीक है।
और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर चाहें तो खुद भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर नंबर्स का आना जाना बस होता रहना चाहिए। ब्रेन के अंदर अगर नंबर का आना जाना एडजस्टमेंट रहेगी, प्लस माइनस, उसका प्रोसेसर बढ़ेगा, प्रोसेसर फास्ट होगा, यानी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन वो बहुत आराम से करना सीख जाएगा और एरर मिनिमाइज होगा। ठीक है, अब पीडीएफ इंस्टाग्राम पे डलवा दूं। पीडीएफ भाई बात की बात है, पहले बात समझिए मेरी। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा सभी लोगों से, फिलहाल आप ये समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, नोट्स बनाना, कई बच्चे सोचते हैं यार नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे हैं, मैं आपको कहूंगा ना नोट्स बनाने जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, भाई यार ये तो बोलते ही हैं ऐसे। ठीक है, इनको क्या फर्क पड़ा। एक बात बताइए भाई, आपको एक बात सोचिए, आप क्या काम कर रहे हैं। लाल पेन से एक क्वेश्चन लिखा, काले पेन से एक आंसर लिखा। सिलेक्शन का नाम ये है क्या कि लाल पेन सजानी है क्या कॉपी? कॉपी म्यूजियम में जाएगी क्या आपकी? ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो आप सजावट करके लाल और काले पेन से या ब्लू पेन से वो बना रहे हैं ना नोट्स, ये किसी म्यूजियम में नहीं जाने और ये तैयारी का पार्ट नहीं है। ये बस आप अपने आप को चमका रहे हैं कि देखो यार हम अपने लिए कितना सीरियस है, नोट्स बना के पढ़ाई किया है, इससे समझ में अच्छा आता है, साफ साफ राइटिंग में लिखा है। प्रैक्टिकल दुनिया में आइए, लोग आके उड़ा के ले जा रहे हैं सिलेक्शन। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टडी पर फोकस करें, नोट्स बनाने पर फोकस ना करें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट या फॉर्मूले जो भी होते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज होती है, उनका नोट जरूर बना सकते हैं कि कोई रिजल्ट अच्छा लगा, कोई नोट्स अच्छा लगा, कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगी। ठीक है, उनका आप एक नोट जरूर बना सकते हैं। पर क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं, आजकल डिजिटल जमाना है, पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ मिलती है, तो नोट्स बनाना इज सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं आपके लिए कहूंगा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिना नोट्स के काम आराम से हो सकता है। प्रैक्टिकल दुनिया में आइए, क्योंकि फाइनली पता है क्या है, फाइनली पेपर में आपको बिना नोट्स के जाना है, ऐसे जाना है बिल्कुल। कई बच्चे कहते हैं सर लास्ट में रिवाइज कैसे करेंगे? भाई पूरे साल तुम पढ़े नहीं, लास्ट में रिवाइज हो जाएगा है। लास्ट में आप 200 पेज के जो नोट्स हैं वो रिवाइज कर लोगे, पूरे साल आप नहीं पढ़ पाए, और लास्ट में जो आप रिवाइज कर लोगे, क्या लग रहा है क्या वो सारा ध्यान रहेगा? ध्यान वही रहेगा जो आपने अप्लाई किया हुआ मैथ्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं अगले कड़वे सच पे। ये रहा आपका अगला कड़वा सच। मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ता है, कितना सच? आपने जगह जगह सुना होगा, टॉपर्स के द्वारा सुना होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ेगा, बोलते हैं ना। एक बात बताइए, मैंने तैयारी करी, मैं तैयारी कर रहा हूं, बात समझना ध्यान से, ये बात समझ में ना पता है बहुत कम बच्चों के आती है, मैं बहुत बार समझा चुका, बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती ये बात। मैं तैयारी कर रहा हूं, जो भी टीचर होते हैं वो भी ये कहते हैं, क्योंकि टीचर आधे से ज्यादा तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिए। ठीक है, उन्हें क्या पता, वो कहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट बनाओ उससे बढ़ती है स्पीड बनेगी। यार मैं नए नए फेस में तैयारी करनी शुरू करी है, हर संडे अगर मॉक टेस्ट बनाऊंगा मेरे नंबर आ पाएंगे क्या? कोर्स मैंने पूरा करा नहीं, मॉक टेस्ट में मैं कूद जाऊं। आप ये गलती सबसे बड़ी करते हैं, आपने अपने आप को पूरा तैयार नहीं किया और आप मॉक टेस्ट में उतर गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ती है। सब ऐसा बोलते हैं, सब जो बोलते हैं ना, सब पूरी तरीके से नहीं बोलते। मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूं आपको सीन क्या है। ठीक है, टॉपर्स भी इतनी आराम से क्लियरली नहीं बताते। मॉक टेस्ट से कब फायदा हो सकता है? मॉक टेस्ट से जब भी फायदा हो सकता है जब आप पूरी तैयारी के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के, पूरा एप्लीकेशन करके, पूरा आप अपने आदतों पे काम करके, पूरा कैलकुलेशन पे काम करके फिर मॉक टेस्ट में उतरे। आधे अधूरे हथियार लेके जाते हैं मैदान में, हार कर ही आएंगे, लगातार डिमोटिवेशन होगा। तो मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ाने वाला होता कौन है? मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ जाते तो लोग मॉक टेस्ट ही करते, कोई कोचिंग भी नहीं करता, पढ़ाई भी नहीं करता। मॉक टेस्ट से स्कोर नहीं बढ़ता, ये दिमाग से निकालिए अपने। स्कोर बढ़ता है जब आप पूरी तैयारी के साथ उतरे, पूरे कैलकुलेशन स्किल के साथ उतरे मॉक टेस्ट के अंदर, तब उसकी प्रैक्टिस करें, तब जाके स्कोर आपका बढ़ता है। खाली मॉक टेस्ट लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता। आधे लोगों के दिमाग में ये मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। पता कैसे लगेगा तैयारी कैसे चल रही है? आधे लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यही समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पर लिखा है मैंने, वीकली मॉक नहीं लगाने, वीकली आपको मॉक नहीं लगाने। ठीक है,
जब पूरा कंटेंट जान लो फिर करने के तरीके पे काम करो। जैसे कि मैंने पूरा कंटेंट जान गया, पूरी किरण कर गया मैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैं किरण को दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ, स्टेप स्किपिंग, पेन फ्री हैबिट, कि बिना पेन के कैसे कर सकता हूँ, 4 की जगह 2 स्टेप कैसे लिख सकता हूँ, मैं इन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन तरीकों पे मैंने काम किया, फिर जाके मैं मॉक में उतरूंगा। कैलकुलेशन स्किल भी मैं साथ के साथ कर रहा हूं पहले। अब ऐसा भी हो सकता है कई बच्चे ये वाली चीज साथ के साथ भी कर सकते हैं जब आप चैप्टर वाइज लगा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा है। ये आप रेगुलर भी कर सकते हो इन चीजों पे काम। डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसका बेसिक कितना क्लियर है। कहीं वो दूसरी तीसरी बार तो तैयारी नहीं कर रहा, अगर वो दूसरी बार भी तैयारी कर रहा है तो उसे केवल इस पे फोकस करना चाहिए कि अब मेरे को किरण नहीं बनानी, अब मेरे को किरण अलग तरीके से बनानी है। मैं आंसर जल्दी कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ऑप्शन से कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बिना लिखे कैसे निकाल सकता हूँ, मैं पेन 4 स्टेप की जगह 3 स्टेप लिख के कैसे निकाल सकता हूँ, 3 की जगह 2 लिख के कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब उसे इस पे काम करना है। तो मॉक आपको अभी भी नहीं लगाने। अब आगे मैंने लिखा है क्या, मॉक कब लगाने, देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा। टाइम ओरिएंटेड स्टडी करें। आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, बहुत कम बच्चे। टाइम ओरिएंटेड स्टडी आप में से कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि आपको लगता है हाँ यार पढ़ते हैं, चलो पढ़ने हैं, जब तक मन कर रहा है पढ़ लेंगे। ये जरूर देखें मैं कितने घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ठीक है। हलवा थोड़ी है यार, इवेल्युएट कर ही नहीं रहे हैं आप खुद को। ये जब की बात करा रहा हूं मैं आपको, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। मान लेते मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं रिवीजन तौर पे किरण की बुक ही लगा रहा हूं, बात समझना, ठीक है, किरण की बुक ही लगा रहा हूं। अब क्या होगा, मैं अपने ब्रेन को चैलेंज करूंगा। आप ये सोचिए आपने अपने ब्रेन को चैलेंज कब किया, कभी सोचना इस बात को। आपका ब्रेन को चैलेंजिंग फेस मिलता कब है, आपको समझ आएगा सर या तो मॉक टेस्ट में मिल जाता है या पेपर में मिलता है सीधा। यार एक गाड़ी भी जो खड़ी हुई है ना, आप नई गाड़ी मर्सिडीज लाके खड़ी कर दो, 3 साल मत चलाना उसे, चाबी भी मत लगाना। 3 साल बाद भी जब पहली बार चलाओगे ना, इतनी आराम से स्टार्ट नहीं होगी वो भी, समझ रहे हो बात। तो ये जो ब्रेन है, इसको आपने आदत ही नहीं डाली पहले कभी भी टाइम बाउंड कंडीशन के हिसाब से चीजें सॉल्व करने की, आप सीधा ही मॉक में उतर गए। पहले तो आप घर पे आराम से पढ़ते थे, ना टाइम की लिमिट है ना कुछ है, आराम से पढ़ रहे हैं आराम से कर रहे हैं, सीधा आप कह दिया कि अब कोर्स पूरा हो गया मॉक में जाऊंगा। अरे भाई आपने ब्रेन को आदत ही कहाँ डाली, ब्रेन को आदत डाली आपने टाइम के हिसाब से सोचने की। अब सीधा मॉक में उतरेंगे या सीधा एग्जाम में उतरेंगे तो फेल ही होकर आएंगे। फेल होने का मतलब है फिर वही दिक्कत आएगी, स्कोर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला पूरी तैयारी करने के बाद आपको क्या करना है, पेन फ्री हैबिट, स्टेप स्किपिंग, इन पे काम करिए। और ये करते वक्त ये जरूर रखिए कि मैंने 1 घंटे में 30 क्वेश्चन किए, 2 घंटे में इतने क्वेश्चन किए, ये जरूर रखना है, ठीक है। इससे ये होगा ब्रेन को जल्दी जल्दी भी रिस्पॉन्स करने की आदत बनेगी। एक बात सोचिए, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मैं डेली रूटीन में चलता हूं, बस ऑफिस से आ जाता हूं घर, घर से ऑफिस। कल को अचानक ही ना मेरे को दौड़ना है, मेरे को 500 मीटर की रेस दौड़नी है, ठीक है। तो आपको लग रहा है क्या मेरी बॉडी वो अलाउ कर पाएगी मेरे लिए, नहीं कर पाएगी। मैं जीत नहीं सकता वो रेस, मैं कोशिश कर लूंगा, सांस सांस फूल जाएगा और मैं थक जाऊंगा। बात को समझो प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। वही ब्रेन के साथ हिसाब है, ब्रेन भी थक जाएगा जब वो पहली बार इतना जोर लगाएगा। तो वो जो जोर पहली बार लगाएगा मॉक टेस्ट में और पेपर में, वो जोर आपको रूटीन में लगवाना है, ठीक है, डेली रूटीन में लगवाना है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है मेरी, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए अगर मजा आया है तो, ठीक है। मजा आने का मतलब ये कुछ समझ आया है तो, है ना। मजा क्या आना है इसमें, इतने में पानी पी लेता हूं। अब देखिए मैंने क्या चीज लिखी है यहां पर, ध्यान से देखिए। हवाबाजी में तैयारी ना करें कि हो जाएगा। 90% दुनिया ऐसी है, 90% हवाबाजी चल रही है, बस भेड़ चाल है। मार्केट में क्या है, भेड़ चाल है, ठीक है। हवाबाजी में लोग तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यार प्रॉपर देखिए ना भाई, एक बार बताऊं, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है।
कड़ी तपस्या के बाद ही आपको फल मिलता है। अगर आप देखें तो 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टाइम से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। मेरी ये बातें उन्हें बहुत अजीब सी लगेंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, मजे से पढ़ रहे हैं, माँ बाप का पैसा भी खर्च हो रहा है लगातार, पर अपने आप में बदलाव के लिए तैयार नहीं है, लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। ठीक है, तो 90% बच्चे ऐसे हैं हवाबाजी में तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं हो जाएगा। अरे हलवा है क्या यार, हो जाएगा। एक व्यक्ति इतना कुछ सोच लेके बैठा है, इतनी सारी मेहनत कर रहा है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पहले उसका नहीं होगा, पहले आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? तो ये समझना पड़ेगा, मेच्योर बनना पड़ेगा हमें। बचकाना चीज नहीं है ये, बच्चों के लिए चीज नहीं है। बच्चों के लिए मतलब इमेच्योरिटी के लिए आपको मेच्योर बनना पड़ेगा, चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा वाकई में। ठीक है, देखिए आगे मैंने क्या लिखा है। पेपर से 1 महीना पहले मॉक लगाओ डेली बेसिस पर। मैंने आपको ये बताया कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है। हाँ, मैंने ये जरूर बताया था किरण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली एलिजिबल बनोगे। फिर सिलेक्शन कैसे होगा सर? सिलेक्शन होगा ऐसे कि जो आपका ट्रेनर है, वो जो आपको कंटेंट कराएगा, उस चीज पे बहुत चीजें निर्भर करेंगी कि आपका ट्रेनर कैसा है। ठीक है, उसका कंटेंट वाकई में ऐसा होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन तक ले जाए, क्योंकि ट्रेनर के हाथ में आपकी बहुत बड़ी कमांड रहती है। ठीक है, वाकई में बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं भी ट्रेनर हूं, पर मेरे हाथ में भी बहुत बच्चों का भविष्य है। अगर मेरे को खुद ही कुछ नहीं आता होगा ना, ठीक है, तो मैं आपकी जिंदगी नहीं पलट सकता। बिजनेस करना एक बहुत अलग बात है। देखिए आज के टाइम में क्या है, सोशल फेम से बिजनेस हो जाता है, ठीक है, पर वाकई में जो मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कितना है वो बहुत मैटर करता है। कितने बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला पाया, ये बहुत मैटर करता है, पर हर किसी के लिए मैटर नहीं करता। तो बिजनेस एक अलग चीज है, नेम होना अलग चीज है, फेम होना अलग चीज है, पर वाकई में बच्चों की जिंदगी में कितना बदलाव आया ये एक और अलग चीज है। ठीक है, अब एग्जाम की कुछ स्ट्रेटेजी पहले से जरूर बनाकर जानी है। कुछ स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी लिखी है एग्जाम की। जब मैं एग्जाम में जाता था, ये आपके ट्रेनर का ही काम है। देखिए मैं कैसे बता पा रहा हूँ इतनी सारी चीजें, ये हमारा एक्सपीरियंस है 5 सिलेक्शन का, मैंने जो महसूस किया, जिसकी वजह से मैंने बदलाव महसूस किया। ठीक है, अब आपके सामने मैंने कुछ लिखा। मैं पहले से ना एक साइकोलॉजी लेके जाता था एग्जाम में। मैंने बोला ना कि आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए एग्जाम में क्या डिमांड कर रहा है, किस हिसाब से जाना, किस हिसाब से नहीं जाना। अब ये बातें आपको भी ठीक ठीक लगेंगी। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है मैंने ये, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। मैं पहले से सोच के जाता था यार जिस भी क्वेश्चन में ये 4-5 लाइनें लिखी हैं उन्हें पढ़ना ही नहीं है। क्या लिखा है? पढ़ना नहीं। कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? आप 2 तरीके से क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। कैसे? बात समझना। एक होता है आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर छोड़ा, एक होता है आपने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने आपको यह बोला कि आपको पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने वाला भी टाइम मैं क्यों बर्बाद करूं? मेरे को पता है कि अगर 5 लाइन का, मेरे को भले ही आता हो, मुझे आता है, पर मैं अपने पेपर का फ्लो नहीं बिगाड़ूंगा। जो एक फ्लो में पेपर चलता है ना, देखिए मैं आपको एक साफ बात बताऊं, जो एक फ्लो में आपका पेपर चलता रहेगा ना, अगर आप करते रहेंगे कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो बीच में जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं सीधा लीव करिए। कई बार ऐसा होता था, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो 3-3 पेज ऐसे हो जाते थे मेरे जो लगातार लीव ही हो गए, पर मनोबल बना रहता था कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे खेलने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जरूर होगा, तो पहले मैं अपना खेल खेलता हूं। तो आपको भी ये करना है, जो भी जैसे मैंने बोला 4-5 लाइन का दिख रहा है सीधा लीव करिए, आगे बढ़िए। तो ये जो फ्लो चल रहा है ना, बीच में इसमें कोई भी आएगा तो उसे दरकिनार करो। अब उसके बाद आगे देखिए अगला क्या लिखा है मैंने, एवरेज और पार्टनरशिप के क्वेश्चन लास्ट में। एवरेज के क्वेश्चन की बात और पार्टनरशिप के इतने बड़े बड़े होते हैं, कई एवरेज के 1 लाइन के भी होते हैं, उनको नहीं कह रहा मैं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इतने इतने बड़े होते हैं, आप में सब बच्चों को पता होगा, 5-5 लाइन 4-4 लाइन लिखी होती है। ठीक है, सीधा लीव करिए, लास्ट में करना है। ठीक है, तो मैंने बताया ना एग्जाम से पहले कुछ चीज आपको प्री डिसाइड करके जानी होती है, एग्जाम स्ट्रेटेजी होती है ये। ठीक है, कहीं लिखी भी है क्या? कहीं नहीं लिखी हुई, ये हमारा एक्सपीरियंस है आपको जो बता रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद पेपर को 2-3 राउंड में करो। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक राउंड नहीं हो पाता, 2-3 राउंड कैसे होंगे? एक राउंड पता है क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप जिद पाल के जाते हैं कि लगातार क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऐसा का क्वेश्चन आ गया कि मेरे से नहीं हुआ, वो ईगो पे ले लेते हैं आप बात। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, हम ये होते थे कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती थी, एक फ्लो बना रहे, बीच में क्वेश्चन छूटते रहे छूटते रहे छूटते रहे। मान लेते 100 क्वेश्चन मैंने आखिर तक पढ़ लिए, पहला मोटिव ये होता था 100 तक आखिर तक पढ़े। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं उसमें 50 क्वेश्चन हो गए, एक राउंड कंप्लीट, फिर सेकंड राउंड पे आते थे, फिर देखते थे कौन कौन सा आसान हो सकता है, वो लीव करते रहे करते रहे, लीव करते रहे करते रहे। ठीक है, लीव किया, अटेम्प्ट किया, लीव किया, अटेम्प्ट किया, अभी भी कुछ बच गए, फिर तीसरे राउंड पे आते थे। कई बच्चों को लगेगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है, पेपर की स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही किया जाता है पेपर। ठीक है, अगला लिखा है लीव करते चलो, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। यही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका मतलब क्या है? आपने पेशेंस बनाए रखा है, आप पेपर के बीच में होप लूज नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि बच्चे को कोई मुश्किल सवाल देखा, बच्चा उसमें फंस गया, अब उसका दिमाग जो है टोटली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम वो रिएक्ट कर रहा, अब तो सारा समय इसमें निकल गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ने पूरा सिलेक्शन ले लिया, पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। वो बच्चों को बाद में पता लगता है, 2-2 3-3 साल बाद। देखिए सही बात बता रहा हूं। तो जो आपका फ्लो बिगाड़ेगा ना, ऐसे किसी क्वेश्चन में उंगल पेच नहीं करना है, अटकाना नहीं है खुद को। समझ रहे हो बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। एंड टाइम पर कुछ नया नहीं करना, अवॉइड यूट्यूब, यहां लिखा है, डिस्क्लेमर है यहां पर, देखिए एंड टाइम पर कुछ नहीं करना। यार आप अपने आप को इतना बर्बाद करते जा रहे हैं, इतना बर्बाद करते जा रहे हैं। कभी कट ऑफ के लिए यूट्यूब देखना है कि कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जाम दिया है, कट ऑफ जितना जाना है वो उतना ही जाने वाला है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कट ऑफ कितना जाएगा, आप इसी में लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि आखिरी वक्त पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आने वाले, आखिरी वक्त पे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है। आपको जॉब वैसे भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूरे साल तो आपने मेहनत करी नहीं, आखिरी वक्त के इंपॉर्टेंट आपको चाहिए। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लगातार पूरे साल लगे रहते हैं। समझ रहे हो बात? वो व्यक्ति कहाँ जाएगा जो पूरे साल लगा रहेगा, और उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए जो आखिरी में देख रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है क्या कभी? हलवा नहीं है मेरे भाई। आगे देखिए, मॉक टेस्ट उसी समय पर देना जिस समय पर एग्जाम होना है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी रहती है। जैसे कि मान लेते हैं मैं मेंस में जा रहा हूं, मेंस का एग्जाम देने, मुझे पता है कि पहला पेपर मैथ का होना है, दूसरा इंग्लिश का होना है। ठीक है, 10 बजे का टाइम है, अगर तो पेपर से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं लगभग। ठीक है, एडमिट कार्ड क्या आ जाता है, मेंस के पेपर की तो वैसे ही पता लग जाता है आपको, प्री के पेपर क्या होता है कि शिफ्ट क्या होगी। ठीक है, प्री के पेपर का भी आपको 15 दिन पहले पता लग जाता है। तो आप कोशिश करिए उसी समय पर, जैसे मैं अगर मेंस देने जा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा डेली सुबह 10 बजे मैं अपने दिमाग को मैथ का मॉक टेस्ट लगा के रिस्पॉन्ड करने की आदत डालूंगा, और दोपहर को 2 बजे इंग्लिश के पेपर की आदत डालूंगा। ठीक है, इससे ये होगा कि मेरा जो ब्रेन है वो उस टाइम के हिसाब से अडॉप्ट करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा हम करते थे, आप भी करके देखिए, वाकई में बदलाव मिलेगा आपको। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश पे भी कुछ बताइए। मेरे भाई इंग्लिश पे, जीएस पे, रीजनिंग पे सब बताने वाला हूं आज। ठीक है, आज पूरा भरकर आया हूं मैं, सही बताऊं तो, कि भाई मेरी आपसे बात वैसे तो हो नहीं पाती, आज देख लेते हैं बात करके, क्या पता ये एक क्लास, एक बातचीत आपकी जिंदगी पलट दे। ठीक है, आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज की कंजम्पशन ठीक ठाक रखें। ठीक है, ये भी हमारा अपनाया हुआ टिप है। ठीक है, कि मैं पढ़ते वक्त क्या करता था, ग्लूकोज की मात्रा ठीक रखता था, यानी आधा लीटर 1 लीटर ग्लूकोन डी पानी का पी लिया। ऐसा क्यों? जब भी आप ग्लूकोन डी पीते हैं ना, एक रिफ्रेशनेस आती है। ठीक है, आप अच्छा महसूस करते हैं। साथ के साथ आपने अगर पढ़ा हो, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं यहाँ, वो मैक्सिमम ग्लूकोज का कंजप्शन करते हैं। ठीक है,
तो एक बार बताऊं, ऐसे ये भी एक टिप है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो। मैं तो हर पेपर में एक ग्लूकोन डी की बोतल जरूर लेके जाता था, ठीक है। अब कई बच्चे ये करेंगे, ग्लूकोन डी की बोतल सर लेके जाते थे तो हम भी लेके जाएंगे, ठीक है। मेरे भाई ज्यादा भी मत कर लेना कि आपको पेपर के बीच में वॉशरूम जाना पड़े, ठीक है। अगर ऐसा है तो पहले खाली होकर जाना, ठीक है। तो ये भी पेपर ओरिएंटेड टिप ही है। देखिए हमारी तरफ से मैं ही नहीं कहता कि ये है, इसे कर लोगे तो 100% होगा, नहीं। हम लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या सोचते थे, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। बुक भाई मैंने बता दी है आपको, बाकी आपके उस पर डिपेंड करता है, ट्रेनर पे, ट्रेनर आपको क्या कंटेंट देता है, ठीक है। पेपर डिस्कस ना करना किसी से भी। कई बच्चों को ये चूल हो जाती है, एकदम पेपर करके आए डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैथ का, देखिए मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे बता रहा हूँ। सारी वीडियो छान लेना सभी टीचरों की। ये हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो हमने महसूस किया लगातार पेपर देते वक्त, और जो दिक्कतें हैं वो भी मैंने आपको बताई। क्या लिखा है, पेपर डिस्कस ना करें किसी से। जैसे मेंस का एग्जाम होता है किसी का, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम है, एक ही दिन में 2 पेपर हैं किसी के। होता क्या, बच्चा पहला पेपर देकर आता है, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ डिस्कस करने लग जाता है, यार इसका क्या किया, इसका क्या किया, इसका क्या किया। होना ये चाहिए उसे अब डिस्कशन नहीं करना, उसे दूसरे एग्जाम पे फोकस करना है। अब होता क्या है, अगर उसके ज्यादा गलत निकल जाता है तो उसका मनोबल पूरा डाउन हो जाता है। तो इंग्लिश वाला पेपर भी कई बंदे सोचते हैं यार अब क्या दें, मैथ का तो इतना बेकार हो गया है। वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई मैथ इंग्लिश का आपका स्कोर 200 भी आ सकता है, 195 भी आ सकता है, मैथ थोड़ा कम हो गया तो एडजस्ट होके सिलेक्शन भी हो सकता था। पर उस बच्चे का मनोबल डाउन हो गया क्योंकि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसने 10-15 गलत बता दिए उसके, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि दोस्त के गलत हो, पर वो जो मनोबल है ना उस टाइम पूरा डाउन हो जाता है। इसलिए कभी भी पेपर ना डिस्कस ना करें, ठीक है। पेपर डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम अच्छा हो या बुरा, अब मान लेते हैं मैं एग्जाम देकर आया आज। देखिए आप में से बहुत बच्चे और क्या गलती करते हैं मैं बताऊं। मान लेते हैं मैं एग्जाम देकर आया आज, ठीक है। पेपर अच्छा हुआ, मेरी नजर में अच्छा है, बंदे की नजर में होता है जो, मेरी नजर में अच्छा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब हुआ क्या, कल से पढ़ाई छोड़ देते हैं कई बच्चे। कई बच्चों का बुरा हुआ तो वो 15 दिन तक वैसी मातम मनाते रहेंगे, 20 दिन तक। उसके बाद ध्यान आएगा यार नहीं करना तो एसएससी है, इंस्पेक्टर ही बनना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है, पेपर चाहे अच्छा जाए या बुरा जाए, पेपर कैसा भी जाए आपका, चाहे अच्छा या बुरा, आपको क्या करना है, केवल और केवल नेक्स्ट दिन से पढ़ाई शुरू कर देनी है अपनी, ठीक है। कभी भी इस चीज का मुंह मत पालना पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा आप कंट्रोल में रहेंगे अगर आप अगले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर बार बेसिक से पढ़ने की जिद नहीं रखना। अब देखिए क्या होता है, मार्केट में ना एक ट्रेंड चल गया। क्या चल गया, ये 0 टू हीरो, ठीक है। 0 टू हीरो मार्केट में ट्रेंड सा चला हुआ है कुछ, ठीक है। अब बात समझिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें 0 से पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। हमारे पास भी बहुत बच्चों का फोन आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक क्या होता है, और 0 क्या होता है, और हीरो क्या होता है। हम तो आज तक भी हीरो नहीं है, बस सिलेक्शन ले लिया हमने, ठीक है। और मैं कहूंगा आप 0 नहीं है, ठीक है। मैं कहूंगा आप 0 नहीं है, 0 कोई भी नहीं होता है यार। तो देखिए एक बार बताऊं, ना तो कोई 0 होता है ना कोई हीरो होता है, ठीक है। ना कोई 0 होता है ना कोई हीरो होता है। ना आप 0 है ना आपको कोई हीरो बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, मैं पहले ही बोल चुका हूं ये आपसे, ठीक है। तो कोई भी आदमी इतना नालायक नहीं होता उसे कुछ नहीं आता हो, कोई भी आदमी इतना विद्वान नहीं होता उसे सब कुछ आता हो। हर आदमी सीख रहा है, मैं आज तक सीख रहा हूं, बस सीखते सीखते सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। पर हीरो नहीं हूं मैं भी, समझ रहे हो बात। तो आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं, ये बात मेरे दिमाग में कहां से है, यहां से। हर बार बेसिक से पढ़ने की जिद होती है बच्चे की। क्या हुआ, एक बार उसने कोचिंग ले ली, अब अगली बार वो कहता है नहीं यार अब मैं इस टीचर से पढ़ूंगा। सर बेसिक से होता है क्या आपके यहाँ, बेसिक से पढ़ना है मेरे को, ठीक है। बेसिक से क्या होता है, आपको 5वीं 6वीं की चीजें दोबारा से पढ़ने को मिलेगी, ठीक है।
तो ये जिद हटाइए अपने अंदर से, केवल कमियों पे काम करिए। अगर एक बार नहीं हुआ तो अगली बार ये देखिए क्या क्या चीज की कमी रह गई, बस। ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, फिर से आपको एलसीएम निकालना सीखना है। तो टीचर की जो जजमेंट है वो आपके एक बहुत बड़ा रिस्क है, ट्रेनर की जो जजमेंट है तो वो आपको देखना पड़ेगा। वाकई में मैं बताऊं तो कोई भी आदमी जीरो नहीं है, आप में बहुत कुछ है, आप में बहुत दम है, ठीक है। कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं आती, हमें आपसे सीखने को मिलती है, ठीक है। तो कोई भी अपने आप को जीरो ना समझे और कोई भी ये ना समझे कि आपको कोई भी हीरो बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। आप केवल अपने आप को हीरो खुद बना सकते हैं। हम भी यहाँ पर हैं तो हम तैयारी तो करा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला मैं ये कराता हूँ, मैं ये कराता हूँ, फिर भी क्या मेरे बच्चों का सभी का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता, ठीक है। तो हीरो बनाने वाले हम नहीं हैं, हम आपके साथ एक तरीके से हाथ पकड़ के आपको आगे तक ले जा सकते हैं, पर फाइनली ना मंजिल आप खुद ही हासिल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं रीजनिंग पर। पहले बताइए मैथ की बात कितने बंदों को समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। मैथ की जो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, वो कितने लोगों को समझ आई? कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई मैंने, बताई है भाई, किरण की बुक ले लीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपकी बात भी करने वाला हूं, सबके कमेंट लेने वाला हूं। और भाई लाइक नहीं रुकने चाहिए, देखता हूं कितने लोगों ने लाइक किया, बढ़ाइए इसे। इतनी मेहनत करी है यार आप लोगों के लिए, पता है कितना टाइम लगाया मैंने। आप सोचिए मेरी जिंदगी का पूरा पल है ये, जो 5 साल, 5 सिलेक्शन, टीचिंग के इतने टाइम, वो सब निकाल के मैंने बोर्ड पे रखा है, ठीक है। किताबी चीजें नहीं है ये, और कोई भी नहीं बता सकता आपको ये, ठीक है। हर बच्चा अपनी एक ये जरूर बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आती है। मैं सारी प्रॉब्लम लेकर आया हूं सभी बच्चों की आपके सामने, ठीक है। चलिए अब मैं रीजनिंग पे आ रहा हूं। मैथ्स का बता तो दिया भाई, कितनी बार बताएं? ये नहीं बताऊंगा कितना टाइम देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए भाई। मैंने आपसे बोला था ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है, ये फेल हो जाती है सारी, टाइम टेबल सारे फेल हो जाते हैं, ध्यान रखिए। मुझे नहीं लगता कि 2% लोग भी टाइम टेबल अपना सही फॉलो कर पाते हैं। टाइम टेबल बनाने में बहुत हसीन लगता है, मोटिवेशनल वीडियो देखने में बहुत बढ़िया लगती है, ठीक है। मैं बोल दूं 1.5 घंटे मैथ पढ़ो, क्यों पढ़ो? मैं बोल दूं 4 घंटे पढ़ो, क्यों पढ़ो? अब हर बंदे की हालत अलग अलग होती है, उस हालत के हिसाब से उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। ये सब बकवासबाजी है कि 1.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। चलिए अब मैं आ रहा हूं रीजनिंग पे, बात समझना। रीजनिंग देखिए, मैथ्स में कोचिंग की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोचिंग की आवश्यकता ना भी पड़ सकती है, आपको नहीं भी पड़े। रीजनिंग बिना कोचिंग के हो सकता है, मैं डेफिनेटली कहूंगा, पर आपके पास ना कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और अगर आप कोचिंग करते हैं तो जो टीचर XYZ है उसके पास अपडेटेड विद कंटेंट, वो ना कंटेंट से बहुत अपडेटेड हो। देखिए मैंने आपको बोला 100%, 100%, 90 से 100% और क्वेश्चन मार्क, इन 4 चीजों पे बात हो रही है, ठीक है। मैथ में 50 में से 50 आएगा तो बात बनेगा, रीजनिंग में 50 में से 50 आएगा तो बात बनेगा। अब आप कहेंगे सर 50 में से 50 नहीं आता, 45 46 आ जाता है, 47 आ जाता है। लाइन लगी हुई है 47 वालों की लाइन, जितने मर्जी भर लो। 50 में से 50 का मतलब है 50 में से 50, ठीक है। 50 में से 49 भी नहीं है उसका मतलब, 50 में से 50 का मतलब है 50 में से 50, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने 3 बार 50 नंबर लिए हैं रीजनिंग में, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती थी और हर बार हमें सफलता ही मिली, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारी कुछ कमजोर पक्ष भी है, कुछ मजबूत पक्ष है। तो या तो आपका जीएस ऐसा हो कि आप कहीं 35-40 नंबर आ जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले लिखा अपडेटेड विद कंटेंट, अपकमिंग चेंजेस।
यानी हाल ही फिलहाल ही में जो कंटेंट चल रहा है उससे अपडेटेड हो, अपकमिंग चेंजेस, यानी वो बता पाए कि आने वाले समय में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये आज तक नहीं आया, ऐसा ट्रेनर बेहतर है। ठीक है, देखिए रीजनिंग का हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश का भी बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं जीएस का भी बताऊंगा आपको। तो अपकमिंग चेंजेस पे काम कराए, ठीक है। अप्रोच ज्यादा मैटर नहीं करती, अप्रोच बहुत कम मैटर करती है रीजनिंग के। अगर आप देखें फैकल्टीज वगैरह तो ज्यादातर की अप्रोच एक जैसी ही होती है, ठीक है, और वो अप्रोच बच्चे की भी होती है। मैंने भी रीजनिंग करी है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर एक्सपर्टीज नहीं है मेरी। एक्सपर्टीज यानी मैं क्यों अपने आप को रीजनिंग में डालूंगा, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत मुश्किल होता है। रीजनिंग ऐसा होता है कि 30-35 तो सभी का होता है, पर 50 में से 50 से बात बनेगी, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको करना कैसे है। प्रीवियस ईयर की बुक लो, चैप्टर वाइज किरण, ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक लो, चैप्टर वाइज वाली किरण की, लगाए चले जाओ, जितनी वैरायटी है सारी लपेट दो। उसके बाद जिस भी टीचर से आपने कोचिंग ली है उसके क्वेश्चन लगाओ, या आपने कोचिंग नहीं ली है तो आपके पास किसी का मटेरियल है तो उससे लगाओ, ठीक है। अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। और मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट और नंबर सीरीज, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट और नंबर सीरीज पर सबसे ज्यादा फोकस रखें। अब जब आप इस पे फोकस रख रहे हैं, आप चैप्टर वाइज बना रहे हैं, आपको क्या करना है, अब आपने देखा कि यार इसमें स्पेशल तकनीक यूज हो रही है, कोई स्पेशल वैरायटी है यार, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके लिए क्या करिए, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक में ये जरूर लिखें कि भाई ये पैटर्न है, ये रिजल्ट है, ठीक है। और उस नोटबुक को एग्जाम से 15 दिन पहले आपको रिवाइज करना है, एग्जाम से 15 दिन पहले, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना वो हम भूल जाते हैं एग्जाम तक, तो एग्जाम में आखिर में क्या करना है, रीजनिंग के ये पैटर्न 15 दिन पहले आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 45-50, 47-50 वाले बहुत हैं, 50 में से 50 ही करने होंगे, 50 में से 50 ही करने हैं मेरे भाई। ये 45-47 वाले बहुत है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा मैंने, आप मगर वीकली रीजनिंग का मॉक लगा सकते हैं, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने मैथ में तो बोला कि वीकली वीकली मॉक कुछ नहीं लगाना, पर रीजनिंग में आप लगा सकते हैं। रीजनिंग क्या है, कॉमन है, हमारे को बिना पढ़े भी बहुत कुछ आता है उसमें, ठीक है। तो हर हफ्ते एक सेट जरूर लगाएं 50 क्वेश्चन वाला 20 मिनट का, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन वाला नहीं है तो 25-25 वाले 2 लगाएं। टाइम यही लें 20 मिनट, टाइम जरूर लिखना है, टाइम यानी यही लिखना है। और ये ऑफलाइन लगाएं टाइमर के साथ, ठीक है। ऑफलाइन मतलब ये ऑनलाइन नहीं लगाना आपको, ऑनलाइन वाली चीज ना प्रैक्टिस लास्ट में ही करिए। ऐसा नहीं है कि सालों साल आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, ऑफलाइन अगर आपके पास कोई बुक है आप उससे लगाइए। उससे क्या होता है, फ्लो जल्दी बनता है किताबों से। प्यार आदमी को किताबों से होता है, मोबाइल फोन से प्यार होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो किताबों से प्यार होता है तो किताबों से ही बनाइए, ऑफलाइन बनाइए अगर आपको मिल जाती है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन लगाने हैं 20 मिनट का टाइमर लगा के, हर हफ्ता एक सेट जरूर लगाइए, ज्यादा नहीं। ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, टीचर का ज्यादा रोल नहीं है, टीचर से ज्यादा कंटेंट का रोल है, ठीक है। कंटेंट का रोल सबसे बड़ा है, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, कि आपने कितनी वैरायटी देखी हुई है, आपने कितनी वैरायटी करी हुई है, वैरायटी का रोल है ज्यादा, ठीक है। टीचर का इतना रोल नहीं है रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लिमिटेड रोल है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, सारी वैरायटी कर लेते हैं तो डेफिनेट है आपके 50 नंबर आ सकते हैं। और वीकली अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है। हमने ऐसे किया था। एसएससी वाले बैंक के क्वेश्चन थोड़े जरूर करके जाए। बैंक में देखिए किस तरीके से नंबर सीरीज पे पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से मिसिंग नंबर पे आ रहा है। वो बैंक वाला कुछ ना कुछ फ्लेवर एसएससी के अंदर थोड़ा आता रहता है,
तो ये जरूर देखें कि बैंक वाले क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन जरूर करके जाएं। किसी भी, चाहे बैंक का एग्जाम हुआ हो, चाहे एसएससी का हुआ हो, चाहे रेलवे का हुआ हो, चाहे एमटीएस का हुआ हो, जो भी एग्जाम आपको लेटेस्ट नजर आ रहा है जिसमें रीजनिंग आ रही है उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लास्ट में, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैथ्स का भी और इसका भी लास्ट में लगाना है, 1 मंथ पहले डेली बेसिस पर। देखिए डेली बेसिस पर लगाना है, पेपर से 1 महीना पहले 30 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। आप कहेंगे 100 मॉक टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट, नहीं ना यार, हम डेली बेसिस पे वो काम कर तो रहे हैं। आपने पढ़ाई करी, आपने अपडेटेड क्वेश्चन ले लिए, आपके टीचर का कंटेंट है आपके पास, वो कर लिए। वीकली बेसिस पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चन की, ठीक है, वीकली बेसिस पे, वो भी टाइमर लगा के, तो अपने ब्रेन को वो अडेप्ट भी करा रहे हैं आप, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कराना। तो लास्ट में अगर आप 30 मॉक टेस्ट ही बना लेंगे बहुत हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या है इसमें, फिर आता हूं मैं इंग्लिश पे। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी कितने लोगों को समझ आ गई, जल्दी से बताइए। मैंने ये नहीं बताया आपको कि 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना, वो सब बेकार हो जाता है। मैंने आपको ये बताया स्कोर कैसे का आएगा आपका। जल्दी से बताइए कितने लोगों को रीजनिंग की बात क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब मैं किस पे आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं जीएस पे। जीएस पे नहीं, इंग्लिश पे। एक स्पेशल वार्निंग मैंने यहां लिखी हुई है, देखिए क्या ये वार्निंग देख रहे हैं, स्पेशल वार्निंग है ये, स्पेशल वार्निंग है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जरूरी नहीं कि सब पर लगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जरूरी नहीं है कि सब पर लगेगी, ठीक है। ये डिस्क्लेमर मैंने पहले दिया, ऐसा नहीं है कि यही है जो कुछ है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं आपको कि मैं कैसे करता था इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि कोचिंग करें या ना करें, ठीक है। इंग्लिश भी ऐसा है कि आप बिना कोचिंग के भी काम चला सकते हैं, ठीक है, बिना कोचिंग के काम चल सकता है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि मैंने तो देखिए इंग्लिश की कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सही बात बताऊं। और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि मैं कैसे करता था यार, मैंने इंग्लिश में स्कोर कैसे अच्छा किया, ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग लेना चाहता है, किसी को लगता है कि हाँ यार ये टीचर बहुत अच्छा करा रहा है, तो आप कोचिंग ले भी सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं ली थी, ठीक है, मैं तो किसी की भी नहीं ली, वैसे तो मैथ की भी नहीं, रीजनिंग की भी नहीं, जीएस की नहीं, किसी की नहीं ली, ठीक है। पर इंग्लिश के लिए मेरा विचार ये है कि इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेपर ना इतना बड़ा नहीं है, उसमें पेपर लिमिटेड है एक, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर टीचर ऐसा है जिसको एक्सपोजर है पेपर का, तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, देखिए, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी एक प्लानिंग इस तरीके से रहनी चाहिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले 100% एक्यूरेसी के साथ आप कुछ चीजें कर सकते हैं जिसमें 100%, देखिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि कितनी चीजें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, कितनी चीजों में। तो 100% वाली चीज सबसे पहले पकड़नी होती है, इसलिए पहले मैंने मैथ और रीजनिंग बताया आपको। आप देखिए ग्रामेटिकल पार्ट जो होता है, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, ईडीएम, वन वर्ड, स्पेलिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फिलअप्स, ये ऐसे हैं जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी हो सकती है। अब आप कहेंगे सर फिलअप्स में तो संभव नहीं है, वन वर्ड में भी संभव नहीं है। फिलअप्स में जो वोकैब वाला पार्ट होता है वो आपको डरा देगा फिलअप। वन वर्ड में भी आजकल एक आध जरूर आ रहा है जो डराने वाला है वाकई में, और जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स आता है, ठीक है। एक आध है ऐसे, बाकी अगर देखा जाए तो 100% स्कोर वाला है। पहले इसी को इंप्रूव करो, पहले इसी पे काम करो, ठीक है, पहले इसी पे काम करना है। मैंने टॉपिक लिख दिया, इसकी पीडीएफ भी ना मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा आपके लिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी पूरी। रीडिंग के अंदर अगर आप देखें तो क्लोज टेस्ट, कंप्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, एंटोसाइनो, वोकैब,
नॉन गारंटी पार्ट लिखा है यहाँ पर, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पेपर में कितना भी अच्छा हो सकता है कितना भी नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कड़वा सच, ये 4 से 5 मंथ में इंप्रूव नहीं किया जा सकता। ये जो रीडिंग वाला पार्ट है ना, कोई माइका लाल 4 से 5 महीने में इसे इंप्रूव नहीं, इंप्रूव का मतलब है कि बहुत अच्छा चेंज देखने को नहीं मिल सकता आपको इसके अंदर 4 से 5 महीने में, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी हमारी बचपन से होती है। जो 25 साल की आदत है वो 4-5 महीने में नहीं बदल सकती, उसके लिए लगातार अध्ययन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इस पे ज्यादा रिलायबल नहीं रहना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, न्यूज़पेपर पढ़ने से इंप्रूव होगा। कई बच्चे कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, नॉवल पढ़ लेते हैं, क्या इससे इंप्रूव होगा? मेरे भाई, न्यूज़पेपर और नॉवल मुश्किल से जो बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जैसे हमारे तुम्हारे बच्चे, मैंने अपने आप को भी लिया है इसमें, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर मैंने आज तक एक भी नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करी थी जब सुना था कि हाँ द हिंदू पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़ के देखिए, मैं तो देख के डर गया। मैंने कहा यार ये क्या क्या लिखा है इसमें, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। तो पढ़ने वाले ना हवाबाजी में पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पढ़ रहे हैं कई लोग। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग, 5-10% ऐसे हैं जिनकी शुरू से आदत है। भाई एक क्या है कि मैंने द हिंदू खोल लिया अपने सामने और मैं पढ़ रहा हूँ, बगल वाला आया, उन्हें देखा यार ये भी द हिंदू पढ़ रहा है, ये सिलेक्शन विलेक्शन लेता है, मैं भी द हिंदू लगा लेता हूँ, ये ट्रेंड ज्यादा है। मैं सही बात बताऊं, उसने भी द हिंदू लगा लिया, उसे समझ नहीं आ रहा, उसे ये नहीं पता ये जो सिलेक्शन लेके बैठा है, ये द हिंदू जो पढ़ रहा है ये 5 साल से पढ़ रहा है, इसे तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है, पर तुमने नया नया शुरू कर दिया, इसे देख हम देख। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग से निकालिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने से इंप्रूव होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से जब भी इंप्रूव हो सकता है जब आपके पास समय हो बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी। 2 साल बाद फ्लो बनेगा ऐसा कि आप न्यूज़पेपर समझ आने लगा है, आपको 2 साल बाद पेपर देना है क्या? तो अपना टाइम निवेश नहीं करना है रीडिंग एबिलिटीज पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे है आपके सामने ये। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया रीडिंग एबिलिटीज अलग हो गई, ग्रामेटिकल अलग हो गया। जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसे 100% करना है। अब करना कैसे कैसे, हम इस पे भी आएंगे। यहां पर लिखा है इनफाइनाइट रूल्स हैं आपके पास, क्लॉज भी हैं उसके अंदर, रूल्स के साथ साथ बहुत सारे रूल्स हैं, उनके क्लॉज हैं, इसके साथ ये नहीं तो इसके साथ ये नहीं। मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहते थे सही बताऊं तो। ठीक है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो केवल 1000-1500 हैं, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, और लगातार जब मैं प्रैक्टिस करता हूं ना, लगातार प्रैक्टिस से मेरी वो चीज भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी दिक्कत मैंने बहुत बच्चों के अंदर ऑब्जर्व करी है कि भाई वो पढ़ के चले जाते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, फाइनली समझ नहीं आता कि एरर में है क्या दिक्कत। एरर फिर भी वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं कि इसमें हमने ये मार्क लगाया। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं पेपर दे के आता था ना, मैं ये नहीं बता पाता था मेरे कितने सही हैं। और मेरे तो छोड़िए, इंग्लिश के कोई अध्यापक है अगर, उसको भी बताना इतना आसान नहीं है कि वो 100% बता दे कि भाई मेरे इसमें इतने ही मार्क्स आने, ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सारी जगह इंग्लिश में ऐसा रहता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा ठीक है, और घर पे आके जब आंसर की आती है पता लगता है और यार इसमें तो ये मारा था, ये ठीक हो गया। ये सच है, इस सच से आप दूर नहीं भाग सकते। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। हम ये नहीं कहते हर चीज की सबके साथ होती है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका बेस ही बहुत अच्छा है, शुरुआत से ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, उन्हें तो जरूरत ही नहीं पड़ती यार इंग्लिश भी कोई पढ़ने की चीज है, दिखाओ पेपर हम यूं कर देंगे 195, वो 195 ले आते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं। हमारे साथ थे कई बंदे थे, हमारे यार दोस्त हैं काफी, तो उनके आ जाते थे। अब हम लोगों का तो ऐसा नहीं था, हम लोगों ने देखा कि यार भाई अपन से नहीं हो रही ये चीज। ठीक है, हम लोग हैं देसी बंदे। ठीक है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा यार, ये रूल वूल दिमाग पे हावी हो गए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रूल के भरोसे जा रहे हैं, नाउन देखें, नाउन जब तक नाउन नाउन चल रहा है तब तक तो समझ आ रहा है, प्रोनाउन में आते ही फिर नाउन बोल रहे हैं, वर्ब के आते ही फिर प्रोनाउन बोल रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है समझने में। ठीक है, इसलिए हमने तो ये देखा सीधा सीधा प्रैक्टिस करो और देखो कहाँ तक पहुंच सकते हो, और हमारे लिए वही चीज काम कर गई। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी सब पे काम करे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है,
अब करना कैसे है, अब बात आती है करना कैसे है। मेंस की बुक लें प्रीवियस ईयर की, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए मेंस की बुक लें। ठीक है, कम से कम 2 सेट डेली लगाएं, और क्या लगाएं, केवल गारंटीड पार्ट लगाएं। यानी जो ग्रामेटिकल वाला पार्ट था, पूरा सेट नहीं बनाना, केवल ग्रामेटिकल वाला पार्ट बनाना है जो यहां पर लिखा था। नहीं तो प्री वाले 4-5 सेट लगाओ। अगर 200 वाला नहीं मिलता तो प्री वाले 5 नहीं, प्री वाले कम से कम 7-8 तो होने चाहिए। रुक जाइए, 6 सेट मान लो, ये लगाओ, केवल गारंटीड पार्ट ओनली। ये गारंटीड पार्ट मैंने आपको बताया था क्या था, ग्रामेटिकल। गलत होने से ना डरें। अब आप कहेंगे सर आता कुछ है नहीं, आपने बोला करो, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है, मैं भी ऐसे ही करता था, लगातार प्रैक्टिस से मैंने सीखा और फिर फाइनली मेरे को पता लगा कि ये 1000-1500 रूल हैं, प्रैक्टिस कर करके गलत कर करके सीखना है। ठीक है, ये लॉजिक बता रहा हूं। तो इससे हमने धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ाया, और गारंटीड पार्ट को इतना घसीट दो कि मार्जिन ना बचे गलती का, 100% कर लिया उसे। मुझे ये तो पता है इस पार्ट में ये एरर आएगा, इसमें फिलअप्स ये आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मुझे ये नहीं पता नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब क्या है, मुझे नहीं पता। मैं सही बात बताऊं तो मेरा इससे काम चल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका चले, मेरा चल गया लेकिन इससे काम। ठीक है, आगे लिखा एंडोसाइनो में समय बर्बाद ना करें। एंडोसाइनो याद ही नहीं किया मैंने जिंदगी में कभी, क्योंकि मुझे पता था अगर पेपर में 10 आए तो 2-3 तो मेरे को वैसे ही आते होंगे, और अगर मैं पढ़ के भी गया ना तो भी 5-6 ही आएंगे। बहुत कम होता है जो 10 में से 10 आ जाए लोगों को, उसके लिए उन्होंने बहुत कैड़ा अध्ययन कर रखा होता है, बहुत ज्यादा समय निवेश कर रखा होता है। इसलिए एंडोसाइनो पे हमने कभी गौर नहीं किया, ना ही कभी उसको समय दिया, क्योंकि फिर से ये अनरिलायबल पार्ट है, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभार इतने मुश्किल आ जाएंगे कि जो पढ़ के गया है उसके भी 10 में से 3-4 ही सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपके 2 सही हो रहे हैं, पर उसने बहुत सारा समय निवेश किया। इसलिए समय लिमिटेड है, पहले गारंटीड पार्ट पे लगाओ, जब गारंटीड पार्ट पूरा हो जाए फिर नॉन गारंटीड पार्ट पे आओ। ठीक है, मेंस की आप किरण की बुक ले लो भाई, जिसमें मेंस के पेपर होते हैं। अब आगे आता है ये, देखिए क्या लिखा है। अब वोकैब वाले पार्ट में ना, अब कई बच्चों की ये धारणा है कि सर अगर मेरी वोकैब ठीक नहीं है तो लोग बोलते हैं सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मेरी तो वोकैब बिल्कुल बेकार है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पर मेरी बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि किसी वोकैब वाला क्वेश्चन गलत होगा वो दूसरा गलत नहीं होगा, मेरा हो गया। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग से निकालिए। ये सब बोला जाता है कि वोकैब के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिना वोकैब के अगर आप बाकी पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फाइनली स्कोर से आपका सिलेक्शन होना है, तो अगर स्कोर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, PQRS मैं ऑप्शन से करता था, लिंकिंग से करने की कोशिश करता था, पहले छोटा करता था फिर बड़ा करता था फिर सबसे बड़ा। यानी PQRS जब मैं करता हूं पहले छोटे छोटे वालों पे ध्यान देता था, छांट लेता था 20 में से, फिर मीडियम वालों पे जाता था, फिर बड़े वालों पे। कई जगह मैं ऑप्शन से करता था, ये रे। अब ऑप्शन में कई जगह ऐसा होता है कि PSQR, बहुत जगह मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत जगह मिलेगा PSQR, तो मैं केवल पहले पहले वाला नंबर पकड़ लेता था, ये कि PSQR में से शुरुआत किससे होगी, वही आंसर कर देता था। मैं लास्ट वाला पकड़ लेता था, अगर लास्ट वाला अलग अलग होता है कि भाई लास्ट वाली कहानी कहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद कोई लिंकिंग सेंटेंस दिख रहा है, मैं उससे कर लेता था। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपको लास्ट में ही करना है, PQRS वाला लास्ट में करें, अटेम्प्ट करें एग्जाम में, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। PQRS, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और एक गलती, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में एग्जैक्ट हिंदी समझने की कोशिश ना करें, कभी नहीं होगा ऐसा जिंदगी में। क्या बोलना चाहता है इस पर काम करें केवल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, बच्चा सोचता है यार इंग्लिश टू हिंदी समझता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी समझूंगा तो मेरे दिमाग में एक एक सेंटेंस की हिंदी यूं छप कर आएगी एकदम। ये इच्छा है हिंदी मीडियम वाले की, वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।
भाई जो आंसर करते भी है ना उन्हें भी सिर्फ सेंस समझ आती है, एक एक लाइन का मतलब समझ नहीं आता, सेंस समझ आती है कि बोलना क्या चाह रहा है। और क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन में हमें क्या करना होता है, कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के साथ लिंक करके मैं इस तरीके से करता था कि क्वेश्चन से उठाता था मैं, ऐसा नहीं कि पहले पूरा पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ता था, लिंक करता था, क्वेश्चन पढ़ता था, लिंक करता था। मेरा तरीका है ये, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसे करो, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, मैं ऐसे करता था, ये मेरा तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। वोकैब से क्या क्या आता है, एंटोसाइनो, फिलअप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट या कंप्रीहेंशन में भी वोकैब आ जाता है। पर अगर आप देखें ना, इसमें एक दो, इसमें एक आध, इसमें एक आध वोकैब में यही आता है, ठीक है। मतलब इनमें आ तो जाएगी पर इनमें एक आध एक आध एक आध एक आध मिलेगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आते हैं वे एक्सपर्ट से भी एक दो छूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसी वोकैब पूछी होती है फिलअप्स में, यार हम भी तो एग्जाम दे के बैठे हैं, हमें पता नहीं है क्या, हम लगातार एग्जाम दे के ही बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार ऐसे ऐसे वोकैब आ जाती है फिलअप्स में कि वो बहुत बड़े तुर्रम खान को भी नहीं पता होती। कॉम्प्रीहेंशन में कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है कि उसका सेंस समझना इतना मुश्किल हो जाता है, अंदाजे से आंसर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वोकैब का इतना ही रोल है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपके, एंटोसाइनो के तो आते हैं, पर इसको अगर आप 100% बनाने चले गए ना, 100% ये कभी नहीं बनेगा, और समय जो निवेश होगा वो बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए, इतना समय निवेश करके रिटर्न इतना सा है, वो भी गारंटेड नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको इस पे फोकस नहीं करना है, पहले उस पे तो फोकस करिए जो आपका हो सकता है, आप वो हासिल करने में लगे हुए जो आपका नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये एक भी गलत है ना तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, समझ लीजिए। सिलेक्शन कैसे होगा यार, एक बार बताओ। एक चीज कमजोर है, मुझे पता है रीडिंग एबिलिटी में मेरा इतना नहीं हो पाएगा, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, पीक्यूआरएस और वोकैब में ये हल्का है, तो यार किसी चीज को तो इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि उसकी कंपनसेशन करे। और ये पार्ट ऐसा है, ये 100% सही होता है। इसे करने से पहले आपको क्या करना है, किसी भी बुक से पहले रूल पढ़ लो, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी कर लेता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर 100% एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 100% ठीक होने चाहिए, ये एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मैंने साफ साफ लिखा है यहां पर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आता हूं वन वर्ड पर, एक एक करके मैं सब चीजों पे आ रहा हूं। वन वर्ड एसपी बख्शी से याद करो, 4 ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आते हैं ना, बच्चा एक को मार्क करता है और आगे बढ़ जाता है, नहीं, पेपर में वही आ जाएगा जो ऑप्शन में से तीनों है। चारों ऑप्शन का मीनिंग पता होना जरूरी है। एसपी बख्शी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल जमाना वो नहीं रहा कि एसपी बख्शी से काम चल जाता है, नहीं चलता। ये बुक का नाम है एसपी बख्शी। एक या दो एक्सेप्शन आते हैं, मॉक टेस्ट लगाते वक्त जो यूनिक वाले आते हैं वो नोट कर लें। मॉक टेस्ट लगाते हैं ना जब आप, तो जो यूनिक वाले वन वर्ड आएंगे, मैंने बोला ना प्रैक्टिस करनी है ग्रामेटिकल पार्ट की, तो उन्हें भी वैसे ही नोट कर लें जैसे आप रीजनिंग के नोट करते थे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सेप्शन वाले में कुछ तो एक्सेप्शन की भी तैयारी करनी पड़ेगी ना यार, एक दो जो आते हैं हवा में वो कहां से करेंगे, उसकी भी तैयारी मॉक टेस्ट वगैरह से करनी पड़ेगी। ये आपके बेसिक तो करा देगा, 10 में से 8 करवा देगा ये, पर 10 में से 10 हो सकता है ना हो पाए, इसलिए ये करना जरूरी है साथ में, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आपके सामने ये आ गई चीज, मैंने मैथ और रीजनिंग बता दिया। पेपर से 2 महीने पहले मैंने तैयारी करी है, आपको बताया कि मैंने बोला कि रीडिंग पार्ट को आपको हाथ नहीं लगाना है, केवल वो वाला पार्ट करना है, इसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है डेली। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे 3-4 महीने में, आप देखिएगा 4 महीने मैक्सिमम 5, 100% रिजल्ट आ जाएगा ग्रामेटिकल पार्ट का। सेकंड लास्ट मंथ से डेली 2-3 सेट लगाओ कंप्लीट, 50 क्वेश्चन के 10 से 15 मिनट में।
ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी 25 + 25। अब इसमें आपको ग्रामेटिकल पार्ट भी करना है। 2 महीने पहले बात हो रही है, पूरी प्लानिंग है। देखिए ये 2 महीने पहले, जैसे मान लेते हैं कि मार्च में अगर एग्जाम है मेरा, तो मैं जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं कंप्लीट सेट लगाऊंगा। पहले तो मैं केवल ग्रामेटिकल पार्ट लगाता था, ठीक है, अब मैं कंप्लीट सेट लगाऊंगा। डेली 2 50 क्वेश्चन करूंगा और टाइम इतना रख के करूंगा, ठीक है। इसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहा हूँ, वो भी PQRS भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर से 1 महीने पहले कंप्लीट सेट लगाना है ऑल सब्जेक्ट का। यानी अगर आप प्री देने जा रहे हैं तो भाई 1 महीने पहले से तो आपको मॉक टेस्ट पूरा लगाना पड़ेगा ना, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, GS भी, ये कॉमन है। ये पेपर से 1 महीने पहले ही लगाना है आपको, ठीक है। तो ये है हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके बाद मैं GS पे आऊंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इंग्लिश का ना कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। इंग्लिश में आपका बुकिश कंटेंट काम आ जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है किरण, उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। अब मैं आता हूं, ग्रामर रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, भूल जाएंगे रूल पढ़ के। सीधा एरर में उतरिए, गलत करिए, पता लगेगा इसके साथ ये नहीं आता, बस यही करना है, ठीक है। केवल यही करना है कि इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये नहीं आता, ये ध्यान रखिए, बस ये ध्यान ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई टीचर मैं नहीं बता सकता किसी भी चीज के लिए। अब मैं GS पे आता हूं। अब GS की स्ट्रेटेजी मेरी क्या होनी चाहिए, मैं अपनी बताया तो मेरी क्या रहती थी। मैं GS पे अपना सिलेक्शन ही नहीं छोड़ता था। देखिए यहां लिखा है, इसका किसी को कुछ नहीं पता, सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। GS बहुत अच्छी पढ़ा दूंगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। पेपर का नहीं पता मेरे को कि पेपर में आपका वो होगा या नहीं होगा, पेपर की गारंटी नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो इसका किसी को कुछ नहीं पता, मोस्ट अनरिलायबल, इस सब्जेक्ट पर अपना सिलेक्शन निर्भर मत करो। यानी आप सोच रहे हो ना कि 20-25 नंबर उसके भी लेके चल लो, GS के, बिल्कुल नहीं लेके चलने। आप 150 के हिसाब से तैयारी करो। 150 के हिसाब से तैयारी क्या चल रही है, चाहे इसमें 20 आए, 25 आए, 30 आए, 35 आए, तो 150 में से 150 का टारगेट करना है हमें। बात समझ आ रही है। ये मोस्ट अनरिलायबल है, आप किसी से भी पढ़ लेना, कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता आपको, ठीक है। इसमें बटोरने होंगे मास। बटोरने मतलब भीख जैसी होती है ना, वो वाली चीज है, ठीक है। भीख जैसी का मतलब क्या है, मैंने ऐसा वर्ड क्यों यूज किया यार, हम ना इसमें अगर लालच करके जाएं बहुत बड़ा कि यार मेरे को इसमें 40+ नंबर आ जाएंगे मेरे, आप कितना भी कुछ कर लो, आपको इसमें बटोरने हैं कि यार अगर 25 क्वेश्चन आए हैं, 5-10 क्वेश्चन कौन से मैं बटोर सकता हूं मेरे मतलब के हैं, ठीक है, वो बहुत है। 5-10 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर। आप ये मत लालच कर लेना जितना कर सको, मैं सच बात बोल रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं नहीं हमें 40 चाहिए, कोई कहता है 50, मेरे को तो 50 चाहिए। आ पाएंगे क्या, कंटेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, वो बात अलग है, एक सेकेंडरी थिंग है। ऐसे कितने बच्चे होते हैं। तो मैंने तो आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है कि GS पे आपको छोड़ना ही नहीं है अपना सिलेक्शन, ठीक है। लालच किया तो गए काम से, कर लो लालच। 40+ चाहिए, करके देख लेना, 40+ आ जाए तो। कोई रिलायबिलिटी नहीं है ना इसकी, सच बात है ये। टीचर भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं 50 में से 50 ले आऊंगा। मान जाऊंगा कोई टीचर भी गारंटी ले ले तो, आप किसी से भी पढ़ रहे हो तो किसी को नहीं पता इसमें कहां से आएगा। अब मैं क्या करता था इसमें, देखिए मैं इन चीजों पे फोकस करता था कि मेरे 25 में से, मतलब 50 नंबर में से 15 नंबर या 20 नंबर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करता था, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। एक साइंस का टॉपिक, एक पॉलिटी का, एक करंट अफेयर्स, एक ग्रेजुएशन का जिसमें मैंने ग्रेजुएशन करी है वो सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी,
ये मैं पढ़ के चला जाता था। इसमें भी गारंटी नहीं है कि मेरे 20 नंबर आ जाए, ठीक है, कि इसमें से भी 10 क्वेश्चन लपट जाए मेरे। वाकई में यही वर्ड यूज करूंगा कि 10 क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं है। पर मैं और कर भी क्या सकता हूं, आप और कर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ के देख लीजिए पूरा पूरा हिस्ट्री, पूरा सिविक, पूरा ये पूरा वो, कहीं से भी पढ़ लें, ठीक है। क्या कह रहे हैं, चलिए, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप पूरा भी पढ़ लेना। पूरा पढ़ने के बाद, पूरा ज्ञानी होने के बाद भी आप ये नहीं कह पाएंगे यार नहीं मेरा जीएस का इतना तो हो जाएगा, नहीं कह सकते ना यार। वो गारंटी वाला पार्ट ही नहीं है, ये समझना पड़ेगा, समझो इसे, सच्चाई से एब्जॉर्ब करो। नहीं तो करके देख लो, साल बर्बाद करके देख लो, सालों साल आप लगे रहोगे। कोई कहता है एनसीईआरटी से पढ़ो, इससे पढ़ो, यार और सब्जेक्ट भी तो करने हैं, पहले जो हो सकता है उसे तो करो। हम उसे छोड़ के सारा समय जीएस को दे दें, उसे छोड़ के सारा समय वोकैब को दे दें इंग्लिश की। पहले मैं वो तो कर लूं जो मैं 100% कर सकता हूं, फिर उस पर देखूंगा ना जो मैं 100% नहीं कर सकता, जो 50% कर सकता हूं। पहले 100 वाले को तो कवर करें, ठीक है। अब इसमें कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बुक्स के नाम, रिवर के, वाइसराय, रेवोल्यूशन, वो जरूर कर लो, फिक्स पैटर्न के आते ही आते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर 1 घंटे से ज्यादा ना दें, डेली बेसिस पर 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं देना है। कोई कुछ भी बोले, मैं सही बात बता रहा हूं, समय आपका बर्बाद होगा अगर आप 4-4 घंटे जीएस पढ़ते हैं। मजा आता है दोस्त के सामने टशन मारने में, अच्छा भाई ये बताइए, अरे यार ये तो हमारे मास्टर जी ने बताया था, पेपर में आया, मास्टर जी ने तो बता दिया, क्या पेपर में आया। अब क्या करते हैं, आगे वाली चीज मैंने आपको बोला 1 घंटे से ज्यादा ना दें, आप चाहे कैसे भी पढ़े। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपको जीएस के बारे में बता सकूं, सही बात बताऊं तो कोई नहीं बता सकता, कोई गारंटी ले ले मैं भी जीएस पढ़ूंगा चलिए उससे, ठीक है। कोचिंग करें ना करें, अब बात आती है यहां पर कि कोचिंग करें या ना करें। यार एक बात सुनिए, आप कहीं भी देखें कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन लेकर आ रहा है, क्वेश्चन को बता रहा है ये आंसर है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बात समझना, आज की डेट में जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, जीएस का टीचर पढ़ा रहा है कोई भी, आप क्या कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं और आपको वो समझा रहा है, आप लगातार क्लास देख रहे हैं, हाँ इससे हमारी जीएस इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो रही है। आप केवल व्यू बढ़ा रहे हैं टीचर का, आपको याद कितना रह रहा है बताइए। याद रहता है, मेरे को तो याद नहीं रहेगा ऐसे, मैं तो खुद एज ए स्टूडेंट महसूस करता हूँ कि मेरे को तो याद नहीं रहेगा ये, कि सामने क्लास चल रही है, बताया इसका आंसर सी है क्योंकि ये यहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। अब मैं तो जब तीसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मैं गुजराती भूल जाऊंगा, गुजरात क्या था, कहाँ पर था, उस पर क्या क्वेश्चन था, मेरे को तो याद नहीं रहेगा। आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यूं देख रहे हैं आराम से, हाँ जीएस बहुत अच्छा चल रहा है, जीएस के सारे क्वेश्चन कराए आज, किसी ने भी कराए हो, XYZ ने, मैं कह रहा हूं, तो आपके दिमाग में रुक रही है वो बात, ये बात समझिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जीएस आप जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद ही याद करना पड़ेगा आपको घर पे। देखने, रामलीला देखने में और रामलीला की कहानी लिखने में बहुत फर्क है। देखने में बहुत मजा आता है, एकदम आहा क्या मजा आ रहा है, क्योंकि सामने चल रही है, देखते रहो आराम से, समय अपना बर्बाद हो रहा है, पता थोड़ी लग रहा है किसी को, पर मजा आ रहा है, हाँ बढ़िया यार एकदम, ABCD मार दिया। क्या पेपर में वो क्वेश्चन आ गया कल, तब भी सही नहीं होगा, A था, B था, C था, D था, ठीक है। वो हवाबाजी बहुत है, ये सच है, मानो या मत मानो, ठीक है, मानो या मत मानो। बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जीएस को 0 मानकर करें। देखिए मैंने साफ लिखा है, इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये सच है। या मैं भी जीएस के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर, आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये होता है, हो गया जी, ये हो गया, ठीक है। अगले दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आपको पता नहीं होगा कि पहली क्लास में क्वेश्चन क्या कराए थे, समझ रहे हो बात। तो ये क्या है, सोशल मीडिया का लगातार दुरुपयोग है, ठीक है। आप लगातार ये समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी चल रही है, वो याद कितना, मेन बात है जो चीज याद रहेगी वो आगे जाएगी। पहली बात तो याद नहीं रहेगा, दूसरी बात ये क्या वो पेपर में आएगा, तो
तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं होता सिलेक्शन? बच्चे पढ़े हैं यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, कभी इन जीएस वाले सर को, कभी उनको, ये भारत के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है नया प्लेन कहाँ से आया था, वो बोल रहा है ये कहाँ से हुआ था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं, रिटेन ही नहीं है। रिटेंशन कितनी है, दिमाग में कितना रुका, ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो देखिए ये थी मेरी जीएस की स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या, मैंने आपको सच बोला है आज की क्लास में। वाकई में मैंने आपको बहुत सारे कड़वे सच बोले हैं कि जीएस में आप काल्पनिक फिगर लेके बैठेंगे, 40 में से 40 दिलाएगा कोई, 40 में से 25 दिलाएगा कोई कुछ नहीं दिलाने वाला आपको, ठीक है। जो आप वीडियो क्लासेस जो भी देख रहे हैं ना, आप ये देखिए क्या आपको रुक रही है दिमाग में। अगर रुक रही है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये दुआ करिए कि जो पढ़ाया गया है वो पेपर में फंसे, देन जाके उस क्लास का फायदा। अदरवाइज आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं बुरी तरीके से डेली बेसिस पे, ठीक है भाई। मैंने बता दिया कि मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। डेली 1 घंटे से ज्यादा जीएस ना पढ़े और पढ़े भी वही टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं। इससे आपको 10 क्वेश्चन के करीब ठीक हो जाएंगे, 20 नंबर आ जाएंगे। और उससे अलावा और कुछ आसान जीएस आती है तो आपकी किस्मत है, ठीक है। बस सिलेक्शन इसके भरोसे ना छोड़ें। 150 नंबर आपके पास है, 150 में से 145 प्लस कैसे करने हैं आप काम उस पे करिए, ठीक है। क्योंकि जीएस वाला नॉन रिलायबल है। मैं बोल भी दूं आपको ये पढ़ लेना, मैं भी कहां गारंटी ले पाऊंगा, ठीक है। जो बात है आपको सच बताई है मैंने। चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। अब आपके जो भी सवाल है मैं उनके जवाब दे दूंगा। जल्दी से पूछते रहिए जो भी आपको पूछना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए आपको। सिलेक्शन के लिए कितने मंथ लगते हैं कोई नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है आपका ट्रेनर कैसा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। सीधा साधा जवाब। रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की बुक बताई थी किरण की। अरे भाई ये कैसे बताऊंगा मैं, इतने तेज कमेंट करेंगे तो। माइंड पर कंट्रोल कैसे करें भाई, अपने हालातों को समझो, ठीक है। और कोई भी, ये दुनिया कहीं नहीं भागे जा रही है। 1 साल बाद भी ऐसी रहेगी, 1 साल पहले भी ऐसी थी। क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? आप ये देखिए, अगर आप ये सारी चीजें छोड़ देते, दुनिया छोड़ देते, अपने पढ़ाई में लगे रहते तो बदलाव जरूर आता। आप ये जरूर बोल पाते कि कल को मेरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मैंने अपना ना पूरी तपस्या करी है इन किताबों के साथ। चलिए बहुत बढ़िया भाई। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है भाई? पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आपको ये रियलाइज होगा आपको ये चाहिए क्यों, सिलेक्शन क्यों चाहिए आपको। और जब तक आपके पास इसका जवाब नहीं है ना, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्या आपके घर के हालात ऐसे हैं, जबरदस्ती उम्र हो रही है तो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है। अगर हालात ठीक नहीं है तो एक बहुत बड़ा रीजन है वो, ठीक है। हालात ठीक है और आपको लगता है मुझे सेटल्ड होना है, समझदार होना है, ठीक है, तो आपको मन लगाना पड़ेगा। नहीं लगने का ऑप्शन नहीं आता, आपको साबित करना है ना। फिर खुद साबित करने वाली जिद पाली अपने अंदर, तब मन लगेगा। भाई इतनी तेज कमेंट करोगे मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा। रिकॉर्डेड बैच कैसे कंप्लीट करें भाई? रिकॉर्डेड बैच आपके पास है, एक ही दिन में 2-2 3-3 वीडियो निपटाएं और करते जाएं, ठीक है। मैंने बोला है ना, कंप्लीटली फोकस हो जाइए। आप जिस मर्जी के साथ पढ़ते हैं, चाहे मेरे से पढ़ते हैं, किसी से पढ़ते हैं, चैलेंज आपका है, ये पहाड़ आपको तोड़ना है, ठीक है। हम एक जरिया हो सकते हैं, हम आपको हथियार दे सकते हैं, मेहनत आप ही को करनी है। आप डिवाइड कर लीजिए, इतने घंटे की क्लास है, मेरे को डेली इतने बेसिस पे निपटानी पड़ेगी, तब जाके मैं इतने दिन में कर पाऊंगा। जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इतना आसान बात नहीं है भाई। मैं आपको साफ बात बता देता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आप लगातार 8 से 10 घंटे की जॉब करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन ले लेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। आपको पता है कितने लोगों की हमारे पास डिमांड आती थी कि
वीकेंड बैचेस जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने आज तक लॉन्च नहीं किया, क्योंकि यार आप बात प्रैक्टिकली समझिए, पहले सिलेक्शन उसको मिलेगा जो लगातार लगा हुआ है, उसके बाद बाकी में कुछ बचेगा तो नंबर आएगा उनका वीकेंड वालों का, पर नंबर आएगा नहीं। प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, प्रॉपर मेहनत चाहिए, ठीक है, ये सच है। अब आप कहीं मेरी मजबूरी है, ये है वो है, तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा कि 1 घंटे काम कर लिया, कहीं 2 घंटे काम कर लिया, ट्यूशन पढ़ा लिया, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। पर आपको रूटीन वर्क उतनी मेहनत करनी पड़ेगी वो उस बच्चे की तुलना में जो पूरे साल लगा हुआ है अपनी सब चीजें छोड़ के। कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई मर्जी नहीं होती, कोई दया नहीं होती कि भाई मेरे साथ ये हालत है, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। देखिए मेरे को जितना बताना था मैंने आप सब लोगों को बता दिया है, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी बुक बता दी मैंने किरण की, और मैंने ये भी बताया कि कोचिंग की जरूरत है नहीं है, सब चीजें आपके सामने रखी हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपकी सारी बातों का उम्मीद करते हैं जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत से, बहुत सालों का तजुर्बा निचोड़ के मैं आपके सामने ये लाया था आज सारी चीजें। अगर आप वाकई में चीजों को अपनाते हैं, वाकई में सीरियस हैं, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए।